लानी एक पल के लिए हैरान रह गई। प्रथम बुजुर्ग की सहायक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से कबीले के बारे में कुछ बातें जानती थी। वह बुढ़ा कबीले की स्थिति को अच्छी तरह समझती थी और उसने सोचा भी नहीं था कि इस बार बुढ़ा कबीला अचानक सगाई तोड़ देगा। लानी जानती थी कि यह मामला महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने स्टर्न से इस बारे में और कुछ नहीं कहा और इसके बजाय बोली, ठीक है, मैं तुरंत प्रथम एल्डर को सूचित कर दूंगी। फिर वह मुड़ी और सोफे के सामने वाले दरवाजे से अंदर चली गई। कुछ देर बाद लानी बाहर आए। मुस्कुराते हुए उसने कहा, वृद्ध स्टर्न, प्रथम वृद्ध आपको अंदर बुला रहे हैं। स्टर्न खड़े हुए, अपने कपड़े ठीक किए और लानी का आभार व्यक्त किया। फिर वे दरवाजे से अंदर कमरे में चले गए। कमरा बेहद भव्य था। अंदर पीतल के 2 धूपदान रखे थे जिनमें अगरबत्तियां जल रही थीं। फर्श पर मोटा कालीन बिछा था और दीवार पर एक नक्शा टंगा था। नक्शे के नीचे सुगंधित लाल लकड़ी की मेज थी जिस पर दस्तावेजों का एक मोटा गट्ठा रखा था। डेस्क के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष लग रही थी और उसके बाल करीने से कंघी किए हुए थे। इस समय उसने एक ब्रश उठा रखा था और वह किसी दस्तावेज पर लिखने के लिए तैयार था। यह व्यक्ति परसेल कबीले का प्रथम बुजुर्ग कैसर परसेल II था। स्टर्न ने बुजुर्ग को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वह सावधानी से मेज के सामने गया और बाईं ओर बैठ गया। कुछ देर बाद कैसर ने अपने हाथों में पकड़ी हुई ब्रश नीचे रख दी और स्टर्न की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, बैठ जाओ स्टर्न। मैंने सुना है कि बुढ़ा कबीले का एक सदस्य सगाई तोड़ना चाहता है। स्टर्न ने झुककर उत्तर दिया। स्टर्न ने प्रथम बुजुर्ग को देखा है। हाँ, ग्रीन पहले आया था। वह सगाई तोड़ने आया था। कैसर ने सिर हिलाया और कहा, आप इसे कैसे देखते हैं? जिन लोगों को हमने ब्लैक वेस्ट भेजा था वे सब मर चुके हैं। ग्रीन ने उन्हें मार डाला, स्टर्न ने कहा। ग्रीन और मेरिन की कुशलता से उन्होंने शायद आदम को छिपा लिया और जादुई राक्षसों के हमले के दौरान पहाड़ों में सुरक्षित भाग निकले। उनके लाए हुए गुलामों और सामान का अब शायद ही कुछ बचा होगा। ग्रीन जब पहले आया था तो वह पैदल था, घोड़े या गाड़ी पर नहीं। बाद में वह एक सस्ते होटल में गया। ऐसा लगता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। साथ ही इस बार मेरिन भी नहीं आई, शायद ब्लैक वेस्ट में आदम की रक्षा करने के लिए। ग्रीन शायद जानता था कि इस बार अगर उन्होंने सगाई नहीं तोड़ी तो हम नरमी नहीं बरतेंगे, इसलिए वे सगाई तोड़ने आए और मुझसे इसे वापस लेने के लिए कहने आए। कैसर आंखें बंद करके कुर्सी पर चुपचाप स्टर्न की बातें सुन रहा था। स्टर्न के भाषण समाप्त होने पर कैसर बेचैन सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। स्टर्न प्रथम एल्डर के स्वभाव को भलीभांति जानता था। वह लालची, कामुक, अभिमानी, कपटी और निर्मम था। जब इन सभी शब्दों का प्रयोग उसके वर्णन के लिए किया जाता था तो यह स्पष्ट था कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। लेकिन इस व्यक्ति ने 50 वर्षों तक परसेल कबीले पर अपना दबदबा बनाए रखा था। उसके गुर्गे कबीले के हर कोने में मौजूद थे। इसी वजह से अब बड़ों की सभा के पास कबीले के सरदार से भी अधिक शक्ति थी। ऐसे व्यक्ति के सामने स्टर्न जरा भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था। कैसर कुछ देर चुप रहे और फिर पूछा, ग्रीन का रवैया कैसा था? स्टर्न ने सच्चाई से जवाब दिया, उसका रवैया बहुत खराब है। उसने अपने अधीनस्थ को बार बार ताना मारा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सगाई तोड़ने आया था, बल्कि अपना ये रवैया दिखाने आया था। कैसर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपको हमारे फैसले की जानकारी देता रहूंगा, लेकिन हमें उसे सबक सिखाना होगा। उसे पता होना चाहिए कि परसेल परिवार जिसे चाहे उसे मार सकता है। परसेल परिवार के किसी सदस्य का मजाक उड़ाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। स्टर्न ने कैसर की बातें सुनी और धीमी आवाज में कहा, जी हाँ, लेकिन प्रथम एल्डर, मुझे पता चला है कि ग्रीन का पद बढ़ गया है। अब वह 8वें पद के शिखर पर पहुंच गया है। मुझे डर है कि उसे नाराज करना ठीक नहीं होगा। स्टर्न की बात सुनते ही कैसर की आंखें फटी रह गईं और चमक उठी। उसने कहा, सच में? ग्रीन सचमुच 8वें रैंक के शिखर पर पहुंच गया है? स्टर्न कैसर के हाव भाव देखकर चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, इस अधीनस्थ को कुछ गलत नहीं लगा। वह वास्तव में 8वें रैंक के शिखर पर है। कैसर की आंखों में और भी ठंडक झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है इस बार उनसे निपटना जरूरी है। स्टर्न, ग्रैंड ड्यूक के महल में वापस जाओ और उसे टालो। मैं कुल के अभिषेक कक्ष 4 में जाकर प्रतिष्ठित देवता से कार्रवाई करने का अनुरोध करूंगा। स्टर्न ने अपनी सांस रोक ली। वह अच्छी तरह जानता था कि कुल की पूजा कई प्रकार की थी, लेकिन जिस देवता की वह चर्चा कर रहा था वह संरक्षक देवता 5 था। इस व्यक्ति का पद वास्तव में एक दैवीय चरित्र का प्रतीक था, क्योंकि वह परसेल कुल के 9वें रैंक के विशेषज्ञ थे, एक वास्तविक छद्म देवता। स्टर्न को उम्मीद नहीं थी कि कैसर 9वें रैंक के देवता की उपस्थिति की भी मांग करेगा, इसलिए वह हकलाते हुए बोला, ये प्रथम बुजुर्ग, क्या हमें तुच्छ बुढ़ा कबीले से निपटने के लिए वास्तव में संरक्षक देवता से अनुरोध करने की आवश्यकता है? कैसर ने स्टर्न को घूरते हुए कहा, मूर्ख, ग्रीन अब पीक रैंक 8 का है और संभवतः जल्द ही रैंक 9 का देवता विशेषज्ञ बन जाएगा। अभी हमें बुढ़ा कबीले को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कहा था कि इसके बाद वह हमें अकेला छोड़ देगा। क्या आसान है पीक रैंक 8 के विशेषज्ञ से निपटना या रैंक 9 के देवता को प्रसन्न करना? इस बार हमें संरक्षक देवता से आगे बढ़ने का अनुरोध करना होगा। ग्रीन पर हमला करो और उसे मार डालो जो हमारी नजर में है, फिर ब्लैक वेस्ट में मेरिन और एडम से निपटकर खतरे को पूरी तरह से खत्म कर दो। स्टर्न को कैसर का मतलब समझ में आते ही ठंडक सी महसूस हुई। वह शर्मिंदगी से भर उठा और सिर झुका लिया। प्रथम एल्डर की दूरदृष्टि वाकई अद्भुत है। आपका अधीनस्थ सचमुच अज्ञानी है। यह अधीनस्थ तुरंत ग्रीन से संपर्क करेगा। सिर झुकाकर वह प्रथम एल्डर के कमरे से बाहर निकल गया।
प्रथम बुजुर्ग खड़े हो गए, अपने कपड़े ठीक करते हुए बुदबुदाए, अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। एक ही समय में इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं। फिर वे बाहर चले गए। लानी बाहर खड़ी होकर स्टर्न को जाते हुए देखती रही, फिर प्रथम एल्डर की ओर मुड़ी और जल्दी से झुककर उनका अभिवादन किया। प्रथम एल्डर, आपके क्या आदेश हैं? बड़े बुजुर्ग ने लानी की ओर देखकर कहा, तुरंत सभी बुजुर्गों की बैठक बुलाओ। अभी गाड़ी का इंतजाम करो, मैं अभिषेक प्रांगण जा रहा हूँ। लानी ने हैरानी से देखा, फिर तुरंत बात मान ली। वह मेज पर चढ़ी और रस्सी खींचने लगी। रस्सी खींचते ही तुरंत घंटियों की आवाज गूंज उठी। देखते ही देखते पूरी इमारत में घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। फिर लानी प्रथम बुजुर्ग के पीछे पीछे बाहर चली गई। लानी ने जो घंटी खींची वह परसेल कबीले की आपातकालीन बैठक की घंटी थी। इसकी आवाज सुनते ही कबीले के मुखिया को भी अन्य 100 बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों की सभा के कक्ष में आना चाहिए था। ये घंटी परसेल कबीले की बुजुर्गों की सभा में पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल होती आ रही थी। बहुत बड़ी समस्या होने पर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। प्रथम गुरु के शब्दों के कारण ही लानी ने इस घंटी का प्रयोग करने का साहस किया। इसके बाद उसने अभिषेक प्रांगण के लिए रवाना होने वाली गाड़ी को तैयार किया। गुरु ने केवल एक साधारण वाक्य कहा था, लेकिन लानी लंबे समय से प्रथम गुरु की सहायक रही थी। वह समझ गई थी कि प्रथम गुरु का क्या अर्थ था। परसेल वंश ने बहुत से लोगों को समर्पित किया। उन्होंने बिना किसी अपवाद के कम से कम 8वें रैंक की शक्ति वाले हर व्यक्ति को समर्पित किया। उनका दर्जा नीचा नहीं बल्कि ऊंचा था। अगर कोई घटना घटित होती तो उन्हें कार्य सौंपने का अधिकार ग्रेटर एल्डर्स और एल्डर्स के पास होता था। यदि आदेश उचित होता तो वे उसका पालन कर सकते थे, अन्यथा उन्हें एल्डर्स कोर्ट को समर्पित होने की भी आवश्यकता नहीं थी। केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जो प्रथम बुजुर्ग को स्वयं बाहर बुलाकर बुजुर्गों के दरबार से सीधे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रेरित कर सकता था। यह परसेल वंश का संरक्षक देवता था, जो 9वें दर्जे का देवता था। प्रथम बुजुर्ग को किसी मामले को सुलझाने के लिए 9वें दर्जे के देवता से विनती करने के लिए कहना कोई छोटी बात नहीं होगी, है ना? ऐसे समय में घंटी का प्रयोग करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दोनों चौथी मंजिल पर स्थित एक सम्मेलन कक्ष में गए, जो परसेल कबीले का सबसे बड़ा सम्मेलन कक्ष था। यह सम्मेलन कक्ष कई स्तरों में विभाजित था, जिसमें सबसे ऊंची सीट कबीले के मुखिया के लिए आरक्षित थी। उसके बाद की सीटें 3 वरिष्ठ बुजुर्गों के लिए थीं, जबकि अन्य सभी बुजुर्ग सम्मेलन कक्ष के चारों ओर बैठे थे। पूरे सम्मेलन कक्ष में आने जाने के लिए केवल एक ही जगह थी, जो बीच में स्थित 5 वर्ग मीटर का एक छोटा सा स्थान था। वहां एक मेज रखी थी जिस पर एक बुजुर्ग व्यक्ति उपस्थित लोगों की अध्यक्षता कर सकता था। अन्य वरिष्ठों के न आने के कारण प्रथम वरिष्ठ सम्मेलन कक्ष में समय से पहले ही पहुंच गए। वे चुपचाप अपनी सीट की ओर बढ़े और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में कदमों की आहट सुनाई दी, जो इस बात का संकेत था कि परसेल कबीले के अन्य बुजुर्ग भी आ गए हैं। इन बुजुर्गों ने ग्रैंड एल्डर की कुर्सी की ओर देखा और पाया कि वे वहां उनका इंतजार कर रहे हैं। वे बिना पूछे बोलने से डर रहे थे और तुरंत चुपचाप अपनी अपनी सीटों पर चले गए। कैसर को ये आवाजें सुनाई नहीं दी क्योंकि वह अभी भी आंखें बंद करके बैठा था। तभी भारी कदमों की आहट सुनाई दी। कमरे में मौजूद सभी बड़े बुजुर्ग खड़े हो गए और दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को प्रणाम करते हुए बोले, कुल के सरदार वानन। फिर कैसर ने अपनी आंखें खोली और सम्मेलन कक्ष के दरवाजे की ओर देखा। वहां लगभग 2 मीटर लंबा एक आदमी खड़ा था। उसका शरीर पहाड़ जैसा था, चेहरा घनी दाढ़ी से ढका था और उसकी शक्ल किसी आम नरशेर जैसी थी जिससे भयंकर शक्ति झलक रही थी। उन्होंने गहरे नीले रंग का शाही सूट पहना हुआ था और लगभग 1 मीटर लंबा राजदंड धारण किया हुआ था। धीरे धीरे चलते हुए ये व्यक्ति परसेल वंश के ग्रैंड ड्यूक इवान परसेल 6 थे। प्रथम बुजुर्ग की बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं। खड़े होकर इवान की ओर मुख करके उन्होंने थोड़ा झुककर अभिवादन किया, कुल स्वामी वानन। इवान ने भी शिष्टाचार का जवाब देते हुए कहा, प्रथम एल्डर बहुत ही विनम्र है। मुझे नहीं पता कि एल्डर ने सबको बुलाने के लिए इतनी बड़ी घंटी का इस्तेमाल क्यों किया। आखिर हुआ क्या है? प्रथम बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, कृपया बैठिए कुल स्वामी। इवान ने सिर हिलाया। वह अपनी सीट पर गया और बैठ गया। बाकी बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे बैठ गए। प्रथम बुजुर्ग के बाईं और दाईं ओर 2 वरिष्ठ बुजुर्ग बैठे थे। वे कुल के दूसरे और तीसरे बुजुर्ग थे। दोनों की आयु लगभग 60 वर्ष लग रही थी। एक मोटा था और दूसरा पतला। एक ने काले वस्त्र पहने थे जबकि दूसरे ने सफेद। दोनों बुजुर्गों के वस्त्र पहने हुए प्रथम बुजुर्ग को देख रहे थे। प्रथम बुजुर्ग ने उनकी आंखों में देखा, मन ही मन व्यंग्य करते हुए, क्योंकि वे जानते थे कि ये दोनों मुसीबत खड़ी करने की फिराक में हैं। अगर उन्होंने एक भी गलती की तो वे उसे जरूर पकड़ लेंगे। लेकिन प्रथम बुजुर्ग चिंतित नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने सही निर्णय लिया है और उनकी कोई गलती नहीं होगी। टिप्पणियां। इस अध्याय का मेटालाइजर अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। यदि आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स को अवश्य देखें। धन्यवाद। 1. शेन गोंगफेंग शे गोंगफेंग। शे का अर्थ है ईश्वर या देव, जबकि गोंगफेंग का अर्थ है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित शब्द चुनने के कारण के बारे में अगले अध्याय में विस्तार से बताया जाएगा। देव शब्द का कारण यह है कि 9वें रैंक के लोग वास्तव में सबसे शक्तिशाली अर्थों में ईश्वर नहीं है। फिर भी उनका दर्जा ईश्वरीय ही है, इसलिए देव शब्द चुना गया। 2. कैसा कैसा। इसका सबसे उपयुक्त नाम काइज़र है, जो सम्राट के लिए जर्मन शब्द है। जब कैसा को नाम के आगे लगाया जाता है तो यह एक उपाधि बन जाती है। एक अन्य विकल्प सेजा है, जो रोमन सम्राट की उपाधि थी, लेकिन इसका उच्चारण ठीक नहीं बैठता। जूलियस सीजर में सेजा का उच्चारण थोड़ा अलग कैसा है।
3 रॉ में झाओ हाई लिखा है, लेकिन परसेल परिवार को यह नहीं पता होना चाहिए कि झाओ हाई इक्वल्स एडम, इसलिए इसे एडम से बदल दिया गया है। 4 परिवार का पवित्र कक्ष जैजू द गोम्फेंग टैंग। जैजू का अर्थ है कुल, गोम्फेंग टैंग का अर्थ है पवित्र कक्ष। पवित्र कक्ष का अर्थ पूजा, पवित्रीकृत या समर्पित हो सकता है। पवित्रीकृत शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि यह कक्ष धार्मिक पूजा स्थल की तुलना में एक पवित्र स्थान के रूप में अधिक प्रसिद्ध था। तन का अर्थ है हॉल या प्रांगण। 5 शोहुशे शोहुशन। इसके कई आकर्षक रूप हैं, जैसे संरक्षक संत या दिव्य रक्षक। संरक्षक देवता नाम अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे कुल के एक ऐसे रक्षक हैं जिन्हें हटाना बहुत कठिन है। दिव्य रक्षक नाम में पवित्रता का भाव अधिक निहित है। 6 जैसा कि आपने शायद गौर किया होगा, उन्हें 2 अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आपने उन्हें कुल स्वामी जियाजू वानन और ग्रैंड ड्यूक दागोंग इवान के रूप में वर्णित किया है। उनका नाम जियाजू वानन जियाजू वैनन है, जिसमें जैनजू जियाजू का अर्थ कुल है और वैनन वानन का कोई विशेष अर्थ नहीं है। दूसरी ओर उनका नाम इवान फनसायर यी वैन फैनसायो है, जिसे बाद में इवान परसेल फनसायर में बदल दिया गया है। ध्यान दे तो वान अक्षर दोनों नामों में है, इवान के अंत में और वानन के आरंभ में। इन सब का क्या अर्थ है, कोई जानकारी नहीं। सभी की उपस्थिति देखकर कैसर खड़े हो गए। वे धीरे धीरे कमरे के मध्य की ओर बढ़े और मंच पर चढ़ गए। मंच पर खड़े होकर उन्होंने सभी को देखा और भारी स्वर में कहा, कुल प्रमुख, सभी बुजुर्गों, हमारे परसेल कुल पर हाल ही में कई विपत्तियां आई हैं। एका मैदान की घटना का फायदा उठाकर हमारे कुल पर दबाव बनाने का अवसर ढूंढ रहे उन निर्लज व्यापारियों ने खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ा दी हैं। सौभाग्य से सभी के प्रयासों से हमारे कुल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब कोई परसेल कुल की गरिमा को चुनौती देने का साहस कर रहा है। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो कुछ देर रुका, कमरे में मौजूद कुछ लोगों को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वह दुनिया का मालिक हो। इस भावना ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, शक्ति ही जीवन का सबसे अच्छा अमृत है। ये शब्द बिल्कुल सटीक थे। मंच पर खड़े होकर कैसर को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जीवन शक्ति से परिपूर्ण हो गया हो। उसे लगा कि वह 100 साल तक जी सकता है। चूंकि वह इतना युवा महसूस कर रहा था, इसलिए वह अभी और भी बेहतर कर सकता था। कमरे में मौजूद लोग जल्द ही आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ था जिससे कैसर इतना गंभीर हो गया था। कैसर ने भीड़ की ओर देखा और आगे कहा, अभी कुछ देर पहले बुढ़ा कबीले का सदस्य ग्रैंड ड्यूक के महल में सगाई तोड़ने आया था। कुछ समय पहले ब्लैक वेस्ट में एक जादुई राक्षस का हमला हुआ था। बुढ़ा कबीले पर विपत्ति आने के डर से हमारे परसेल कबीले ने अपने सदस्यों को निगरानी और उनकी तलाश के लिए भेजा था, लेकिन वे सब मर चुके हैं। उन्हें ग्रीन ने मार डाला था। इस बार वे सगाई तोड़ने आए थे। ऐसा लगता है जैसे वे मेरे परसेल कबीले को कुछ भी नहीं समझते। ऐसी स्थिति में उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। सम्मेलन कक्ष में मौजूद सभी लोग एक पल के लिए चौंक गए और कैसर की ओर हैरानी से देखने लगे। कैसर के इस कथन ने उन्हें उलझन में डाल दिया था, लेकिन वरिष्ठों को समझ आ गया था कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। वे बुढ़ा कबीले की तलाश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने निगरानी और सहायता के लिए लोगों को भेजा था। लेकिन बुढ़ा कबीले के एक सदस्य ने उन्हें मार डाला, जो अच्छा नहीं था। अब वह व्यक्ति ग्रैंड ड्यूक के महल तक आ गया था। केवल दूसरे और तीसरे बुजुर्ग, ये दोनों बूढ़े ही समझ पाए थे कि कैसर ने बुढ़ा कबीले में लोगों को क्यों भेजा था। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए थे कि कैसर बुढ़ा कबीले की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा था। इसलिए दोनों ने कुछ नहीं कहा और बस हैरान होकर कैसर को देखते रहे। कैसर जानता था कि उसकी बातें इन लोगों को प्रभावित करने के लिए काफी नहीं थी। हालांकि वह परसेल कबीले में शक्तिशाली था, लेकिन अकेले दम पर आसमान पर राज करना नामुमकिन था। इसके अलावा दूसरे और तीसरे एल्डर भी उस पर नियंत्रण रखते थे। कैसर ने आगे कहा, ग्रीन अब पीक रैंक 8 का विशेषज्ञ है। सबको पता है कि बुढ़ा कबीले से लड़ाई हमने शुरू की थी, लेकिन अब बुढ़ा कबीले की स्थिति को देखते हुए वे हमारे परसेल कबीले का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि इस बार उन्होंने लड़ाई तोड़ने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन क्या आप सबने इसके हमारे ऊपर पड़ने वाले असर के बारे में नहीं सोचा? लगता है ग्रीन हमसे दुश्मनी रखता है। जब वह रैंक 9 पर पहुंच जाएगा तब क्या होगा? इस लंबे भाषण के बाद सभी लोग कैसर द्वारा बोले गए वाक्यों का सार समझ गए और वे कैसर के विचारों से सहमत हो गए। वे सभी जानते थे कि बुढ़ा कबीला कष्ट झेल रहा है और उन्होंने जले पर नमक छिड़का था, जिससे बुढ़ा कबीले के मन में उनके प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी। अगर ग्रीन सचमुच एक दिन रैंक 9 बन जाता है तो ये परसेल कबीले के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि प्रथम बुजुर्ग बुढ़ा कबीले से निपटना चाहते हैं। कैसर द्वारा बुढ़ा कबीले से निपटने के कारणों को बताने के बाद सभी इस विचार से सहमत हो गए। इवान अपनी जगह पर बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। दूसरे एल्डर ने कहा, पहले एल्डर की बातें तो जायज हैं, लेकिन अब जब बुढ़ा कबीले के पास 8वें दर्जे का एक गुरु है तो उससे निपटना आसान नहीं होगा। अगर हम उसे मार भी दें तो भी हमारा नुकसान कम नहीं होगा। मुझे आश्चर्य है कि इस बारे में पहले एल्डर के क्या विचार हैं। कैसर जानता था कि द्वितीय एल्डर उसकी बातों से इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन वह पूरी तरह तैयार था। उसने सिर हिलाया और कहा, स्वाभाविक रूप से मैंने पहले से ही कुछ सोच रखा था। गाड़ी तैयार है और हम 9वें रैंक के देवता से मदद मांगने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्रीन को मारना है ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। फिर उन मुनाफाखोरों को रोकना है, उन्हें ये बताना है कि हमारा परसेल कबीला उनका सफाया करने में सक्षम है। शांत सम्मेलन कक्ष अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
जैसा कि लॉरा ने कहा था, इन अभिजात वर्ग के लोगों में बहुत अधिक अभिजात्य गौरव था, वे किसी को भी अपनी गरिमा पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देंगे। कैसर के शब्दों ने स्वाभाविक रूप से कमरे में मौजूद लोगों की सहानुभूति जगा दी। यहां तक कि दूसरे एल्डर, तीसरे एल्डर और इवान ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरे और तीसरे एल्डर पहले एल्डर के विरुद्ध सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब लोकप्रिय हो चुके पहले एल्डर की स्थिति को देखते हुए उनका मूड स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था। अभी भी इवान के मन में दुविधा थी। नामात्र के लिए वह परसेल वंश के लॉर्ड और परसेल डची के ग्रैंड ड्यूक थे, लेकिन यहाँ एल्डर्स असेंबली में उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं था। वास्तव में उनका वहां बैठना मात्र एक दिखावा था। ये बात सभी एल्डर्स जानते थे। हालांकि ऊपरी तौर पर वे अब भी उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार करते थे। यही वह बात थी जिससे इवान सबसे ज्यादा नाराज था। दुर्भाग्यवश उनके पास इस स्थिति को बदलने का कोई और रास्ता नहीं था। दरअसल यह मामला परसेल कबीले का गुप्त रहस्य था। वह इसे दूसरों को नहीं बता सकते थे। हालांकि बाहर और दूसरों के सामने बड़े बुजुर्ग अब भी उनके प्रति बहुत सम्मानजनक थे। इससे बाहरी लोगों को लगता था कि परसेल ग्रैंड ड्यूक का अब भी सम्मान किया जाता है। पहले परसेल कबीले के पास बुडा कबीले से निपटने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा इवान एडम के पिता का मित्र था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चाहता था कि बुडा कबीला विलुप्त न हो। दुर्भाग्यवश उसने अतीत में बुडा वंश की सहायता की थी, जिससे उसकी शक्ति काफी कम हो गई थी। अब उसके पास बुडा वंश की सहायता करने की कोई क्षमता नहीं थी। यहां तक कि अगर वह प्रथम बुजुर्ग का समर्थन भी चाहता तो भी यह असंभव था। इवान एक योद्धा था और यह कहा जा सकता है कि वह राजनीतिक दांव पेचों के लिए नहीं बना था। यही कारण था कि वह परसेल परिवार का मुखिया बन सका, क्योंकि उसे राजनीति की समझ नहीं थी, इसलिए उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। भले ही इन तीनों ने अपना पक्ष नहीं रखा, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अन्य बुजुर्गों ने पहले ही प्रथम बुजुर्ग के उन शब्दों का समर्थन कर दिया था जिनसे उनका खून खौल उठा था। कैसर ने संतुष्टिपूर्वक परिणाम देखा और कहा, यदि आप मेरी राय से सहमत हैं तो कृपया अपना हाथ उठाएं। सम्मेलन कक्ष में उपस्थित आधे से अधिक लोगों ने हाथ उठाया, जिससे अंततः परिणाम तय हुआ। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया वे दूसरे और तीसरे दोनों वरिष्ठों के कट्टर समर्थक थे। कैसर ने सिर हिलाकर कहा, 50% से अधिक मतों ने अनुमोदन किया है। फिर उन्होंने अपना सिर घुमाकर इवान को प्रणाम किया और कहा, कुल के स्वामी महोदय, क्या मैं अब परम पूज्य देवता से कुछ पूछ सकता हूँ? इवान ने शांत चेहरे से कैसर की ओर देखा और बिना कुछ कहे सिर हिलाया। इवान को सिर हिलाते देख कैसर भी चुप रहे। उन्होंने एक बार फिर इवान को प्रणाम किया और मुड़कर घोषणा की, ये बैठक स्थगित की जाती है। इतना कहकर वे बाहर चले गए। सम्मेलन कक्ष में उपस्थित वरिष्ठ नागरिक भी एक एक करके चले गए। दूसरे और तीसरे वरिष्ठ नागरिक ने आह भरी और फिर कमरे से बाहर निकल गए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कैसर के अधीन कई वरिष्ठों को अपने साथ मिला लिया था और अपनी बात रखने की बेहतर स्थिति हासिल कर ली थी, लेकिन कैसर की शक्ति के सामने वे बस नामात्र के ही थे। लेकिन इस बार इस मामले ने कैसर को और भी आकर्षक बना दिया था। उनकी लोकप्रियता निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। जब ऐसा होगा तो वे कैसर के खिलाफ और लड़ नहीं पाएंगे। सच कहें तो इस समय उनकी मनोदशा काफी जटिल थी। वे चाहते थे कि कैसर विजयी हो ताकि परसेल परिवार अपनी गरिमा बनाए रख सके और गुंडों की इस पीढ़ी को डरा सके। हालांकि मन ही मन वे आशा कर रहे थे कि कैसर की योजना विफल हो जाए। उन्हें उम्मीद थी कि बुडा कबीला प्रतिरोध कर सकेगा, जिससे कैसर का दांव निष्फल हो जाएगा। ऐसा होने पर वे कैसर पर हमला कर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकते थे। फिर वे कैसर से निपटने का अवसर पा सकते थे। अफसोस की बात है कि वे जानते थे कि यह असंभव था। इस बार सफल होने के लिए कैसर संरक्षक देवता को प्रसन्न करने और उनसे विनती करने के लिए तैयार था। संरक्षक देवता नौवें रैंक के विशेषज्ञ थे जो अजेयता के पर्याय थे। उनके लिए दूसरों को हराना आसान था, लेकिन उन्हें हराना मुश्किल था। उन्हें यह नहीं पता था कि जब परसेल कबीले ने घंटी बजाई तो झाओ हाई को भी संदेश मिल गया था। झाओ हाई ने पहले ही नाइट शेड्स को परसेल कबीले पर नजर रखने का निर्देश दिया था। ये नाइट शेड्स उच्च श्रेणी के मरे हुए प्राणी थे। मरे हुए होने के अलावा वे अपनी आभा को भी नियंत्रित कर सकते थे। परसेल कबीले में कोई उच्च श्रेणी का प्रकाश जादूगर नहीं था, इसलिए नाइट शेड्स का पता लगाना और भी मुश्किल था। आम आदमी शायद इस घंटी की आवाज का मतलब न समझ पाए, लेकिन इन नाइट शेड्स को पता था। याद रहे, ये नाइट शेड्स झाओ हाई द्वारा बनाए गए उच्च कोटि के मरे हुए प्राणी थे जिनकी यादें भी बरकरार थीं। उनके पूर्व संगठन को महाद्वीप के बड़े कुलों की अच्छी समझ थी। चूंकि परसेल कुल का अपना एक डची था, इसलिए उनकी भी जांच की गई। इसी वजह से वे समझ गए कि परसेल कुल के लिए इस घंटी का क्या महत्व है। जब परसेल कबीले ने घंटी बजाई तो नाइट शेड्स ने तुरंत झाओ हाई को स्थिति और इस मामले के महत्व के बारे में सूचित किया। इसी समय झाओ हाई अपने बेडरूम में लेटा हुआ था और बाहर जाने से डर रहा था। उसे डर था कि मेरिन उससे शादी के मुद्दे पर चर्चा जारी रखने की जिद करेगी। लेकिन संदेश मिलते ही झाओ हाई तुरंत उठा और बाहर चला गया। ग्रीन बैठक में बैठा स्क्रीन को घूर रहा था। बैठक में रहते हुए उसे होटल के अपने कमरे पर ध्यान देना था। अगर उसने दूसरों को अपने कमरे में आने दिया और उन्हें पता चल गया कि वह गायब हो गया है तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। झाओ हाई ने भी ग्रीन को बैठक में देखा और तुरंत कहा, दादाजी ग्रीन, परसेल परिवार में कुछ बदलाव हुए हैं। उन्होंने अभी अभी आपातकालीन घंटी बजाई है। ग्रीन को आपातकालीन घंटी के बारे में भी थोड़ी जानकारी थी। झाओ हाई की बात सुनकर उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से बदल गया और उसने कहा, सच में? क्या नाइट शेड्स ने संदेश भेजा है? झाओ हाई ने सिर हिलाया।
हाँ, नाइट शेड्स ने संदेश भेजा था। चूंकि परसेल कबीले को नाइट शेड्स का पता नहीं चला था, इसलिए आपातकालीन घंटी बजने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे सूचित किया। ग्रीन खड़ा हुआ, अपनी भौहें उठाई और बोला, उन्हें आपातकालीन घंटी बजाने की क्या जरूरत थी? हम तो बस सगाई तोड़ने गए थे, जो वे भी करना चाहते थे। तो फिर उन्हें हमारे खिलाफ कुछ भी योजना नहीं बनानी चाहिए, है ना? टिप्पणियां। इस अध्याय का मेटालाइजर अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। यदि आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स को अवश्य देखें। धन्यवाद। एक चीनी कहावत। यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक शक्तिशाली होने का दिखावा करता है तो लोग सोच सकते हैं कि वह इतना अहंकारी था कि उसने सोचा कि वह आकाश स्वर्ग को ढक सकता है। इस मामले में वह जानता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। जैसा कि पिछले 2 अध्यायों में बताया गया था, 8वें और 9वें रैंक के विशेषज्ञ मूलतः अभिषेक कक्ष में ही निवास करते थे। इससे प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग अधिक प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि इसका अर्थ किसी मंदिर पूजा स्थल के भीतर स्थित या उसमें निवास करना भी हो सकता है। अतः 9वें रैंक के विशेषज्ञों को प्रतिष्ठित देवता कहा जा सकता है। 3. नामों के बारे में और जानकारी। यदान। अगर हम नामों के लिए लेखक के मूल इरादे पर टिके रहने की लोगों की राय का पालन करते तो एडम नाम का इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि मीगे, लावला, गेलिन और नी ये सभी अच्छे नाम लगते हैं, कुंजेंग या यदांग नहीं। खैर, यदान को एडम में बदल दिया गया है। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, नाइट शेड्स इस समय परसेल कबीले पर नजर रख रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार वे हमें आसानी से नहीं जाने देंगे। दादा ग्रीन, आपको इस मामले में सावधान रहना चाहिए। शायद आपको अभी परसेल कबीले के पास नहीं जाना चाहिए और कुछ समय बाद जाना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि वे क्या करना चाहते हैं। ग्रीन ने सिर हिलाया। नहीं, हमें शादी का प्रस्ताव वापस लेना होगा। अगर मैं उनसे नहीं मिलूंगा तो उन्हें शक हो जाएगा। मैं सच में जानना चाहता हूं कि वे क्या कर रहे होंगे। झाओ हाई ने ग्रीन को घूरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन घोस्ट केन हमेशा तुम्हारे पास होनी चाहिए। मैं नाइट शेड्स को भी वही रखूंगा ताकि उन पर नजर रख सकूं। परसेल कबीले की ओर से कोई हलचल होते ही मैं तुम्हें तुरंत सूचित कर दूंगा। ग्रीन ने सिर हिलाया क्योंकि झाओ हाई को नाइट शेड्स में से एक से कुछ सूचना मिली थी जिसमें कहा गया था कि विदेश मामलों के वरिष्ठ अधिकारी स्टर्न वर्तमान में ग्रीन के आवास की ओर यात्रा कर रहे हैं। झाओ हाई ने ग्रीन को स्थिति के बारे में बताया। ग्रीन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, स्टर्न मुझे लेने आ रहा है। गुरुजी, मैं अंतरिक्ष से बाहर निकलकर देखता हूं कि परसेल परिवार क्या करने की योजना बना रहा है। इसी समय मेरिन और मेग विला में दाखिल हुई। रॉकहेड और वुडहेड भी आ चुके थे। झाओ हाई भी यह जानना चाहता था कि परसेल परिवार उनसे कैसे निपटेगा। झाओ हाई ने ग्रीन को बाहर जाते देख तुरंत कहा, ठीक है दादा ग्रीन, आपको भूत छड़ी जरूर लानी है। इससे आपसे संपर्क करना आसान हो जाएगा। ग्रीन ने सिर हिलाया और भूत छड़ी पकड़े हुए होटल के कमरे में आ गया। भूत छड़ी में एक विशेष क्षमता थी। अगर झाओ हाई खुद छड़ी को पकड़े हुए न होता तो वह उसी स्थान में रहते हुए उस व्यक्ति से संवाद कर सकता था जिसे उसने छड़ी सौंपी थी। इसके अलावा उनकी बातचीत किसी तीसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देती थी। कई परीक्षणों के बाद झाओ हाई ने यही निष्कर्ष निकाला था। मीरन और बाकी लोग ग्रीन को देखते हुए लिविंग रूम में लगी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। ग्रीन कमरे में बैठा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आंखें बंद करके वह अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने लगा। इस बार जब ग्रीन ग्रैंड ड्यूक के महल में गया तो उसे समस्याओं की जानकारी थी। उसे डर था कि मामला अच्छा नहीं होगा, इसलिए वह जानता था कि उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। स्टर्न ने उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाया। थोड़ी ही देर में उसने दरवाजा खटखटाया। स्टर्न ने कहा, मुख्य सेवक ग्रीन, मैं स्टर्न हूँ। परसेल ग्रैंड ड्यूक को आपसे कबीले के महल में एक जरूरी बात पर चर्चा करनी है। ग्रीन उठ खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने गया। वह स्टर्न के सामने खड़ा हुआ और कमरे के अंदर की ओर हाथ हिलाते हुए बोला, स्टर्न कृपया अंदर आइए, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। स्टर्न ने सिर हिलाते हुए कहा, श्रीमान ग्रीन, ग्रैंड ड्यूक इस समय आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया जल्दी करें और जल्द से जल्द ग्रैंड ड्यूक के महल की ओर प्रस्थान करें। ग्रीन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, जिससे स्टर्न घबरा गया और यह जाहिर हो गया कि वह कुछ संदिग्ध व्यवहार कर रहा है। हालांकि ग्रीन ये जानना चाहता था कि परसेल परिवार क्या करने वाला है, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। उसने दरवाजा छोड़ दिया और कमरे में वापस जाते हुए बोला, अंदर आइए और थोड़ी देर बैठिए। मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है और बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। पहले एक कप चाय पीना चाहता हूँ। स्टर्न ने घृणा से दांत पीसते हुए ग्रीन की ओर देखा। हालांकि वह एक संभ्रांत वर्ग का सदस्य था और उसने ग्रीन को उकसाया नहीं। वह जानता था कि अगर उसने उसे और उकसाया तो वह और भी संदिग्ध लगेगा। इसलिए उसने कमरे में प्रवेश करने का निर्णय लिया। होटल का कमरा बड़ा नहीं था। बैठक और शयनकक्ष एक ही कमरे में बने हुए थे। ग्रीन ने स्टर्न को सोफे पर बैठने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय वह चाय की मेज से चायदानी लेने चला गया। उसने अपने लिए एक कप चाय डाली और स्टर्न के लिए भी एक कप बनाया। फिर वह कप लेकर स्टर्न के पास गया और उसे देते हुए बड़े चाव से चाय पी। स्टर्न बैठ गया और चाय पीने लगा। उसकी भौहें तन गईं। वह जानता था कि इस तरह के छोटे होटल में अच्छी चाय नहीं मिल सकती। इन होटलों में चाय घटिया होती थी, इसीलिए वह कभी चाय नहीं पीता था। ग्रीन को जरा भी चिंता नहीं थी। उसने चाय का एक घूंट पिया। उसके पीछे कमरे में आए स्टर्न ने पुष्टि की कि परसेल परिवार ने जरूर कोई न कोई योजना बनाई होगी, वरना स्टर्न उसके साथ इतना सहयोग नहीं करता।
अगर वाकई इवान उसका इंतजार कर रहा होता तो स्टर्न के लिए यहाँ बैठकर उसके साथ चाय पीना संभव नहीं होता। स्टर्न का कमरे में आना इस बात का संकेत था कि वे चाहते थे कि वह परिवार के घर जाए और उसे जल्दी जाने न दे। अगर नाइटशेड्स ने आपातकालीन घंटी के इस्तेमाल के बारे में रिपोर्ट न की होती तो ग्रीन को शक न होता। लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया था कि परसेल परिवार घंटी बजाता है तो ग्रीन को अपने विचारों पर और भी यकीन हो गया। दो लोगों को एक केतली चाय पीने में कितना समय लग सकता है? अगर कोई यह सवाल पूछने की हिम्मत करता तो स्टर्न उसे पागल समझता जो इतनी आसानी से ऐसे मुद्दों के बारे में सोच सकता है। हालांकि अब स्टर्न अवचेतन रूप से इसके बारे में सोच रहा था और समय बीतने का इंतजार कर रहा था। वह चाय का ये बर्तन खत्म करने के लिए उत्सुक था। दरअसल ग्रीन जानबूझकर जितना हो सके उतना समय बर्बाद कर रहा था क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या नाइटशेड्स और अधिक जानकारी जुटा पाएंगे। नाइटशेड्स ने उसे निराश नहीं किया। चाय पीते हुए झाओ हाई ने उसे बताया कि परसेल कबीले की गाड़ी अभिषेक हॉल के लिए रवाना हो गई है। परसेल वंश का अभिषेक कक्ष पश्चिमी प्रांगण में स्थित था। यह एक विशाल क्षेत्र था जो उन देवताओं को समर्पित था। इन देवताओं के अपने अलग अलग आंगन थे क्योंकि वे अन्य लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। यही कारण था कि परसेल कबीले के लोग उनसे थोड़ी दूरी पर रहते थे। नाइटशेड्स को स्वाभाविक रूप से परसेल कबीले के मुखिया कैसर के बारे में जानकारी थी। दरअसल उनके पूर्व संगठन को परसेल कबीले की स्थिति की पूरी जानकारी थी। यहां तक कि उन्हें यह भी पता था कि इवान महज एक कठपुतली था। झाओ हाई ने ये बातें ग्रीन को बताईं। रिपोर्ट सुनते ही ग्रीन के दिमाग में लगभग तुरंत ही 9वें रैंक का विशेषज्ञ शब्द आ गया। इसलिए उसका चेहरा बदलना स्वाभाविक था। ग्रीन एक अनुभवी और बेहद समझदार व्यक्ति थे। इन बुजुर्गों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था, चाहे वह 8वें दर्जे का विशेषज्ञ ही क्यों न हो। विशाल परसेल कबीले के इन बुजुर्गों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करने के लिए केवल 9वें दर्जे के द्वितीय श्रेणी के देवता की आवश्यकता थी। इस दौरान परसेल परिवार अचानक 9वें दर्जे के देवता को आमंत्रित करने की 9वीं श्रेणी के देवता को क्यों आमंत्रित करेगा? इसका केवल एक ही उत्तर था और वह था उससे निपटना। ग्रीन ने अपने हाथों में पकड़े आधे खाली प्याले को धीरे से मेज पर रख दिया। वह मुड़ा और स्टर्न को ठंडी निगाहों से देखा। स्टर्न ग्रीन को देखता रहा और मन ही मन भयभीत हो गया। उसे लगा मानो ग्रीन ने उसे पूरी तरह से भांप लिया हो। उसने अनजाने में अपना शरीर हिलाया और कहा, मुख्य सेवक ग्रीन, क्या बात है? ग्रीन अचानक मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, चाय पीने के लिए मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। सख्त बुजुर्ग, चलिए चलते हैं। स्टर्न जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वह देख रहा था वह महज एक भ्रम था या नहीं। जब उसने ग्रीन को मुस्कुराते देखा तो उसे लगा मानो इस मुस्कान में कोई गहरा अर्थ छिपा हो। होटल से निकलते समय ग्रीन ने अपने गुस्से को काबू में रखा। परसेल कबीले द्वारा उसके लिए भेजी गई गाड़ी में बैठकर वह सोच रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि परसेल कबीला उससे निपटने के लिए 9वें दर्जे के देवता को भी बुला लेगा। इस बार मामला वाकई गंभीर था। ग्रीन ने कभी नहीं सोचा था कि परसेल कबीला इतना निर्दयी होगा। उसे लगा था कि अगर परसेल कबीला उससे निपटने के लिए 9वें रैंक के सिपाही को बुला सकता है तो वे झाओ हाई और मेरिन को भी नहीं छोड़ेंगे। यानी परसेल कबीले ने सचमुच पूरे बुडा कबीले को खत्म करने की योजना बनाई थी। ग्रीन के गुस्से का यही कारण था। अगर ये दूसरे रईस होते तो ग्रीन इतना गुस्सा नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही इन रईसों से निराश था। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि परसेल परिवार ऐसा करेगा। पहले उसे परसेल परिवार के बारे में बेहतर जानकारी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंत में यही परसेल परिवार उनके साथ सबसे क्रूरता से पेश आएगा। हालांकि ग्रीन जानता था कि विरोधी पक्ष ने उससे निपटने के लिए 9वें रैंक के देवता को आमंत्रित किया है, फिर भी उसने जाने का साहस किया। मन ही मन वह जानता था कि वहां झाओ हाई का प्रभाव क्षेत्र है। 9वें रैंक के देवता का सामना करने पर भी उसे ज्यादा चिंता नहीं होगी। ग्रीन ने झाओ हाई को अपने संदेह के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि झाओ हाई चिंतित हो जाएगा। इस बार वह ग्रैंड ड्यूक के महल में परसेल परिवार की असलियत पूरी तरह उजागर करने के लिए गया था। वह चाहता था कि झाओ हाई ये सोचे कि 9वें दर्जे के देवता को आमंत्रित करने के बाद भी वे उसे मार नहीं पाए। वह झाओ हाई के सदमे भरे चेहरे का इंतजार कर रहा था। गाड़ी तुरंत ग्रैंड ड्यूक के महल में चली गई। दोनों आदमी गाड़ी से उतरे और आंगन के बैठक कक्ष की ओर बढ़े। ग्रैंड ड्यूक के महल में प्रवेश करते ही स्टर्न का दिल आखिरकार शांत हो गया। वह मुस्कुराते हुए ग्रीन को अजीब नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। वह ग्रीन से नफरत करता था। ग्रीन से नफरत करने की शुरुआत तब हुई जब उसने चाय पीने के लिए कहा था। उसे लगा कि ग्रीन ने उससे जहर मिली चाय पीने के लिए कहा था या फिर उसकी चाय ही ज्यादा जहरीली थी। जैसे ही वे बैठक कक्ष में दाखिल हुए, ग्रीन ने जानबूझकर कहा, कठोर बुजुर्ग, क्या आपने नहीं कहा था कि ग्रैंड ड्यूक मुझे ढूंढ रहे थे? या कोई और है? स्टर्न ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। शायद हमने इतना समय ले लिया इसलिए ग्रैंड ड्यूक वापस चले गए। फिर वह सोफे पर बैठ गए, कुछ नहीं बोले और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने ग्रीन के सवालों का जवाब देने के लिए भी कोई हामी नहीं भरी। ग्रीन ने स्टर्न की ओर देखा, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। वह समझ गया कि स्टर्न ऐसा क्यों कर रहा था। स्टर्न ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले ही ग्रैंड ड्यूक के महल में वापस आ चुके थे। इसलिए स्टर्न ने अब कुछ भी नहीं छुपाया और अपना भेष उतार दिया। हालांकि ये देखकर ग्रीन और भी उत्साहित हो गया। ग्रीन अब ये देखना चाहता था कि जब वह उनके सामने से गायब हो जाएगा तो इन लोगों के चेहरे पर क्या भाव होंगे। ग्रीन ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठा रहा।
वह स्टर्न की चालों का इंतजार कर रहा था ताकि स्टर्न को लगे कि वे अभी भी नियंत्रण में हैं। और फिर आखिरी क्षण में वह इन लोगों से कहेगा कि वह तो बस उन्हें चिढ़ा रहा था ताकि वे अपनी चाल चले। कुछ ही देर में ग्रीन को दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली और स्टर्न की ओर देखते हुए कहा, स्टर्नल, क्या आप बस मेरे साथ यहीं बैठे रहेंगे? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अचानक एक बूढ़े आदमी की गर्व भरी आवाज सुनाई दी, बिल्कुल नहीं, मैं ही आपको इसका स्पष्टीकरण दूंगा। टिप्पणियां। इस अध्याय का मेटालाइजर अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। यदि आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया फुटनोट्स भी देख लें। धन्यवाद। 1. एशिया याकीन। चूंकि अध्याय में कई वाक्यों में एशिया शब्द मौजूद था और इसका प्रयोग ए पॉट ऑफ एशिया याकीन के संदर्भ में किया गया था, इसलिए हमने एशिया का अर्थ जानने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें कोई उपयुक्त अर्थ नहीं मिला। हमने नॉवेल्स अपडेट फोरम के लोगों से अनुवाद में मदद मांगी और उन्होंने बताया कि यह एक प्रकार की चाय या कोई चीनी क्षेत्रीय पेय है। हमने चाय शब्द का प्रयोग करने का निर्णय लिया क्योंकि यह वाक्यों के संदर्भ में अधिक उपयुक्त है। मैं उस थ्रेड पर सुझाव देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2. इस अनुच्छेद का मूल अर्थ यह है कि वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास इतनी शक्ति हो कि वरिष्ठों को स्वयं जाकर उनकी सहायता का अनुरोध करना पड़े। केवल नौवें रैंक के अधिकारी ही ऐसे थे जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। ग्रीन जानता था कि यह प्रतिष्ठित आवाज किसकी है। यह परसेल कबीले की प्रथम बुजुर्ग कैसर की थी। ग्रीन को कैसर के बारे में जानकारी थी। उसका उससे कुछ संपर्क था, लेकिन बहुत कम, इसलिए कैसर के बारे में उसकी समझ बहुत सीमित थी। ग्रीन को लगता था कि कैसर एक बहुत ही पाखंडी बूढ़ा आदमी है, इसलिए उसकी छवि ग्रीन के मन में अच्छी नहीं थी। हालांकि ये पाखंडी और अहंकारी व्यक्ति इस समय एक दूसरे व्यक्ति के पीछे खड़ा था। वह दूसरा व्यक्ति उससे भी अधिक अहंकारी लग रहा था। उसके सफेद बाल और दाढ़ी देखकर लग रहा था कि वह वृद्ध है। उसके चेहरे पर ऐसी झुर्रियां थीं मानो उनमें मच्छर भी जम जाएं। उसने एक साधारण सा जादुई चोगा और एक साधारण सी छड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव साधारण नहीं थे। उसके चेहरे पर थोड़ी अधीरता झलक रही थी, जबकि उसकी आंखें किसी चीज पर टिकी नहीं थीं। हालांकि वह अंधा नहीं था, बल्कि यह महज एक दिखावा था जो उसके अहंकार को दर्शाता था। उसने इन लोगों में से किसी को भी महत्व नहीं दिया। उसे ऐसा लग रहा था मानो यहाँ सबकी उपस्थिति हवा के समान है, यहाँ तक कि इन वयस्कों की भी। उन्हें ऐसा सोचने की योग्यता इसलिए थी क्योंकि वे परसेल वंश के 2 संरक्षक देवताओं में से एक थे, पवन संत बफी। विंड सेंट बफी एक बेहद दिलचस्प व्यक्ति थे। वे परसेल परिवार के एक प्रतिभाशाली जादूगर थे और जादू से उन्हें बहुत लगाव था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी शादी नहीं की थी क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा जादू के नियमों के अध्ययन और उसे निखारने की विधियों के अभ्यास में लगा दी थी। उनके आपसी संबंध बिल्कुल बेतरतीब थे। परसेल कबीले ने उससे केवल हत्या करने का आदेश दिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जादू सीखना शुरू करने के समय से ही परसेल कबीले ने उसे अपना तलवारबाज बना लिया था। कबीला जिसे भी मरवाना चाहता वह उसे मार डालता था। इसके अलावा एक और बात यह थी कि हत्यारा होने के साथ साथ वह एक जादूगर भी था। कुछ लोगों ने उसे पागल कहा था, कुछ का कहना था कि वह साधना में पागल था, लेकिन चाहे जो भी हो, अब वह 9वें दर्जे का देवता था। उसका अस्तित्व एक देवता के समान था, परसेल कुल का संरक्षक देवता। शायद उसकी लगन और पागलपन के कारण ही वह अपनी वर्तमान उपलब्धियों को प्राप्त कर सका था। बफी ने कई सालों से किसी को नहीं मारा था। वह 10 साल से 9वें रैंक का देवता था, लेकिन 8वें रैंक पर पहुंचने के बाद से उसने किसी को नहीं मारा था। ये 30 साल पहले की बात है। इस बार कैसर किसी को हटाने में उसकी मदद मांगने गया था, इसलिए उसका आना दिखावा था। याद रहे, बफी का स्वभाव विचित्र था, जो जादू में उसकी प्रसिद्ध प्रतिभा के बराबर था। बफी को देखते ही ग्रीन का चेहरा सिकुड़ गया। उसे अच्छी तरह पता था कि 9वें रैंक का विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली होता है। उसे ये भी अच्छी तरह पता था कि वे अपने पद के प्रति कितना आत्मसम्मान रखते हैं और इसी वजह से वे किसी निचले स्तर के विशेषज्ञ पर आसानी से हमला नहीं कर सकते। अगर वे किसी लड़ाई में पड़ते भी तो भी ईमानदारी से काम लेते। लेकिन बफी वैसी नहीं थी। बफी का सामना करना ग्रीन के लिए बहुत मुश्किल था। वह लोगों की हत्या कर सकता था और ईमानदार नहीं था, क्योंकि वह अक्सर छुपकर हमला करता था। बफी को देखते ही ग्रीन ने तुरंत खुद को सतर्क कर लिया। वह बफी को देखते हुए पूरी तरह चौकन्ना था। हालांकि बफी की ओर वह अभी भी खड़ा था, मानो चुनौती दे रहा हो। अंतरिक्ष के भीतर मेरिन भी स्थिति पर नजर रख रही थी। बफी के आते ही उसका चेहरा बदल गया और उसने झाओ हाय से कहा, गुरुजी, कृपया ग्रीन को तुरंत अंतरिक्ष में वापस भेजने की तैयारी कीजिए। ये बूढ़ा व्यक्ति जीना नहीं चाहता, वह तो 9वें रैंक के विशेषज्ञ का सामना करने की हिम्मत भी कर रहा है। ये सब देखने के बाद मेरिन को सब समझ आ गया। पहले उसे लग रहा था कि ग्रीन ठीक नहीं है, लेकिन अंत में भले ही उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, वह बता नहीं पा रही थी कि क्या गड़बड़ है। अब उसे पता चल गया था कि ग्रीन 9वें रैंक के विशेषज्ञ का सामना करने के लिए तैयार था, इसलिए वह थोड़ा अजीब लग रहा था। झाओ हाय ने एक पल के लिए घूर कर देखा, फिर उसका चेहरा बदल गया। दादी मेरिन, आपने कहा था कि वहां खड़ा बूढ़ा व्यक्ति 9वें रैंक का विशेषज्ञ है। झाओ हाय ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया, जो वास्तव में बफी ही था, क्योंकि वह वहां मौजूद अन्य लोगों से बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था। मेरिन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, उस बूढ़े आदमी का नाम विंसेंट बफी है, जो लगभग 5 दशकों से एक प्रसिद्ध हस्ती रहा है। वह साधना का दीवाना था, एक निर्मम हत्यारा।
जब वह 5वें रैंक का जादूगर बन गया तो परसेल कबीले ने उसे हत्याओं के लिए इस्तेमाल करने के इरादे से अपने पास रखा था। ये कहा जा सकता है कि उसकी पूरी विकास प्रक्रिया हत्याओं की ही थी। वह एक बेहद भयानक इंसान था। झाओ हाई का चेहरा बदल गया। हालांकि उसने पहले कभी 9वें रैंक के विशेषज्ञ को नहीं देखा था, फिर भी उसने 9वें रैंक के विशेषज्ञों की शक्ति के बारे में सुना था। ग्रीन ही वह व्यक्ति था जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी, और अब जब ग्रीन 9वें रैंक के विशेषज्ञ का सामना कर रहा था तो झाओ हाई ने लगभग तुरंत ही उसे वापस अंतरिक्ष में खींच लिया। हालांकि झाओ हाई ने तुरंत ऐसा नहीं किया, लेकिन उसका पूरा ध्यान बाहर की ओर केंद्रित था। जैसे ही वे कोई हरकत करते वह तुरंत ग्रीन को वापस अपने क्षेत्र में खींच लेता। ग्रीन ने बफी की ओर देखा और डूबती हुई आवाज में कहा, कैसर एल्डर, आपका क्या मतलब है? कैसर ने ग्रीन की ओर देखा। चालाकी से हंसते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, ग्रीन, आज तुम सगाई तोड़ने नहीं आए हो, बल्कि मैं तुमसे ये कह रहा हूं, हम ही इस शादी को रद्द करेंगे। ये रहा शादी का प्रमाण पत्र। उसने एक कागज का टुकड़ा ग्रीन को थमा दिया जो किसी तेज धार वाले ब्लेड की तरह ग्रीन की ओर उड़ता हुआ सा लग रहा था। अक्सू साम्राज्य में एक प्रथा थी, यदि दो पक्ष किसी समझौते में बंधे हों और अचानक कोई पक्ष समझौता तोड़ना चाहे तो उसे पहले पहल करनी चाहिए और दूसरे पक्ष को समझौते के दस्तावेजों की एक प्रति देनी चाहिए। ग्रीन ने कागज के टुकड़े को देखा और हाथ उठाया। कागज उसके हाथों में आ गिरा और उसने ध्यान से उस पर लिखी बातें पढ़ी। उसमें बहुत ही साधारण बातें लिखी थीं। उसमें लिखा था कि परसेल कबीले ने बुडा कबीले द्वारा मांगी गई सगाई तोड़ने की शर्त मान ली है। बस इतना ही। ग्रीन ने कागज का टुकड़ा लिया और उसे सावधानीपूर्वक अपनी बाहों में रख लिया। उसने कैसर की ओर देखा और कहा, ग्रीन प्रथम एल्डर को धन्यवाद देना चाहता है। कैसर ने ग्रीन के हावभाव को देखा, अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे धन्यवाद मत दीजिए स्टीवर्ट ग्रीन। मैंने आपकी विनती मान ली है तो बात यही खत्म होती है। लेकिन आपको भी मुझे कुछ देना चाहिए, है ना? ग्रीन ने कैसर की ओर देखा। वो समझ गया था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उसने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि प्रथम एल्डर क्या चाहते हैं, कृपया मुझे बताएं कि वह क्या चाहते हैं। कैसर ने ताना मारते हुए कहा, क्या गड़बड़ है? क्या मुख्य सेवक ग्रीन भूल गया है कि कुछ समय पहले ब्लैक वेस्ट में जादुई जानवरों का दंगा हुआ था? हमने तुम्हारी स्थिति की जांच के लिए कई लोगों को भेजा था, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि तुम उन्हें मार डालोगे। ग्रीन, तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि तुमने किसे मारा है ना? वे परसेल कबीले के सदस्य थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम परसेल कबीले के किसी भी सदस्य को यूं ही मार सकते हो? तुम्हें मुझे इसका विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए। कैसर को देखते ही ग्रीन की आंखों में ठंडक झलक उठी। उसने गुस्से से कहा, कैसर, नाटक मत करो। तुमने उन लोगों को ब्लैक वेस्ट क्यों भेजा जहां की मिट्टी और मौसम के बारे में सबको पता था? अब मुझसे हिसाब चाहते हो? ठीक है, मैं बताता हूँ। वे हथियार लेकर मेरे बुडा कबीले के इलाके में घुस आए थे। उनका इरादा कुछ बुरा था। तो क्या ये स्पष्टीकरण काफी है? कैसर ने ग्रीन को गुस्से से देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि बफी को देखने के बाद भी ग्रीन टस से मज नहीं होगा। इस मामले में ग्रीन के टस से मज न होने से वहां मौजूद लोग थोड़े हैरान हो गए, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह बस आज ही ग्रीन को मरा हुआ देखना चाहता था। ग्रीन चाहे जो भी कारण बताए, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। ठंडी आवाज में उसने कहा, ग्रीन, ये सब तुम्हारे बुडा कबीले की गलती है जिन्होंने मुझे मजबूर किया है। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत दो। ग्रीन ने ताना मारा, यहाँ पाखंड मत करो। तुम जानते हो किसने किसको मजबूर किया। तुमने तो पवन देवता को भी बुलाया था। उसे कितना पैसा दिया है? अगर मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? सपने देखना बंद करो कैसर। तुम्हारा काम तमाम हो गया। परसेल कबीले पर तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। ग्रीन ने कैसर की एक संवेदनशील समस्या का जिक्र किया। भले ही वह इस समय परसेल कबीले का मुखिया था, लेकिन इवान, द्वितीय एल्डर और तृतीय एल्डर लगातार उससे सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनसे निपटना उसके लिए असहनीय था। शक्तिहीनता का यह एहसास उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन ठीक इसी वजह से उसने कार्रवाई करने और एक शानदार जीत हासिल करने का फैसला किया ताकि वह प्रथम एल्डर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूती से बरकरार रख सके। कैसर ने ग्रीन की ओर देखा और शरारती अंदाज में कहा, अच्छा ग्रीन, तुम अप्रत्याशित रूप से कृतज्ञता दिखा रहे हो, तो फिर मुझे दोष मत देना। पवन संत महोदय, कृपया शुरू करें। उसके ये शब्द कहते ही बफी के शरीर से नीले हरे रंग की रोशनी निकली। इस नीले हरे रंग की रोशनी को आंखों से देखना मुश्किल था, क्योंकि यह ग्रीन पर इतनी तेजी से टकराई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ग्रीन के शरीर पर एक हरी ढाल प्रकट हुई और उसी समय ग्रीन के पीछे सफेद धुंध का एक बड़ा सा गुबार छा गया। धुंध को देखते ही ग्रीन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह हंसते हुए बोला, कैसर, तुम मुझे यहाँ रखना चाहते हो? यह आसान नहीं होगा। 9वें रैंक का विशेषज्ञ भी मुझे यहाँ नहीं रख सकता। परसेल कबीले, मेरी खबर का इंतजार करो। ग्रीन का शरीर सफेद धुंध से ढक गया, जो बाद में एक धुंधले पिंजरे में बदल गया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका पूरा शरीर गायब हो गया। जब ग्रीन पूरी तरह गायब हो गया तो कैसर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तभी अचानक बफी ने शांत भाव से कहा, उस स्थानांतरण स्क्रॉल में कोई जादुई उतार चढ़ाव नहीं था। यह प्राचीन जादू प्रतीत होता है। आह, यह अच्छी बात है। बफी के शब्दों से कैसर को होश आया। फीके चेहरे के साथ उसने कहा, हे भगवान, क्या वह भाग गया? बफी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बफी के हाथों से कोई नहीं बच सकता।
हालांकि उसने जो जादू इस्तेमाल किया वह बहुत रहस्यमय था, फिर भी मेरी विंड ब्लेडेज ने उसे वार किया। वह बुरी तरह घायल हो गया। आज के बाद उसकी रैंक 8 की ताकत धीरे धीरे कम हो जाएगी। वह कहाँ से आया है? जाहिर है बफी ने उनके कहे शब्दों को समझा ही नहीं था। वह ग्रीन के साथ साथ उनके अस्तित्व को भी महज लकड़ी समझता था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आखिरकार रैंक 9 और रैंक 8 की ताकत में अंतर सिर्फ रैंक का फर्क नहीं होता। रैंक 9 से नीचे के लोग उसकी नजरों में आते ही नहीं। अगर वो उन्हें देख भी लेता तो उन्हें अनदेखा कर देता। जैसे ही कैसर ने बफी की बात सुनी वो बहुत खुश हो गया। उसे पूरा यकीन था कि अगर बफी सचमुच ग्रीन से प्रभावित है तो दूसरी बार जब वह कोई अनुरोध करेगा तो पूरा बुढ़ा कबीला भाग नहीं पाएगा। उसने तुरंत कहा, हे भगवान, बुढ़ा कबीले ने पहले एक गलती की थी और उन्हें ब्लैक वेस्ट में स्थित फोर्ट आयरन माउंटेन भेज दिया गया था। मुझे विश्वास है कि आप उन्हें वहां पा सकते हैं। बफी ने सिर हिलाकर कहा, मैं कैरियन स्वैम्प घूमने जाने के बारे में सोच रहा था। उसकी आकृति एक पल में ही चमक उठी और वह उस क्षेत्र से गायब हो गया। टिप्पणियां। इस अध्याय का मेटालाइजर अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। यदि आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स को अवश्य देखें। धन्यवाद। बफी एक अच्छा फिट है। उस जगह में प्रवेश करते ही ग्रीन ने मुंह भरकर खून थूक दिया। झाओ हाय और मेरिन एक पल के लिए चौंक गए, फिर वे तेजी से दौड़े और ग्रीन को पकड़ लिया। ग्रीन का चेहरा पीला पड़ गया था, हालांकि सौभाग्य से वह होश में था। झाओ हाय ने ग्रीन को गले लगाया और पूछा, दादा ग्रीन, आप कैसे हैं? कमजोर पड़ चुके ग्रीन ने झाओ हाय की ओर देखकर कहा, गुरुजी निश्चिंत रहें, मैं नहीं मरूंगा। हालांकि वह 9वें दर्जे का देवता था जिसका मैं सामना नहीं कर सकता। ग्रीन के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, यहां तक कि उसकी कोई हड्डी भी नहीं टूटी थी। लेकिन जब मेरिन ने ग्रीन की जांच की तो उसने देखा कि उसकी नसें क्षतिग्रस्त थीं। अगर यह सिर्फ मामूली जख्म या हड्डी की चोट होती तो ज्यादा गंभीर नहीं होती और ठीक होने में थोड़ा समय लगता। लेकिन अगर यह नसों में चोट होती तो यह बहुत गंभीर मामला होता। शायद ज्यादा दर्द न हो, लेकिन मूल रूप से इस बात की संभावना थी कि व्यक्ति अपनी सर्वोत्तम स्थिति में वापस न आ पाए। झाओ हाय कुछ कहने ही वाला था कि ग्रीन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, गुरुजी, कृपया फोर्ट आयरन माउंटेन वापस जाइए। वहां के सभी लोगों को तुरंत स्थानांतरित कीजिए और सब कुछ, यहां तक कि मरे हुए लोगों को भी, वापस उसी स्थान पर ले जाइए। इस बार परसेल परिवार जरूर किसी को वहां भेजेगा और हो सकता है कि बफी ही वहां जाए। झाओ हाय एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। लेकिन मेरिन ने तुरंत कहा, गुरुजी को जल्दी करनी चाहिए। 9वें रैंक का विशेषज्ञ बहुत तेज होता है और अगर बफी हमारे सब कुछ तैयार करने से पहले ही पहुंच गई तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। झाओ हाय ने तुरंत मेरिन को सिर हिलाकर सहमति दी। दादी मेरिन, मैं दादा ग्रीन को आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। मेग, वुडहेड, मेरे पीछे आओ। तीनों ने बात मान ली और झाओ हाय के पीछे पीछे फोर्ट आयरन माउंटेन की ओर चल दिए। तीनों लोग अचानक फोर्ट आयरन माउंटेन पर प्रकट हुए। वुडहेड ने तुरंत गुलामों को इस तरह संगठित किया ताकि वे कम से कम समय में उस स्थान में प्रवेश कर सकें। झाओ हाय ने दरअसल लौह पर्वत किले के चारों ओर कई चीजें रखी थीं। अब लौह पर्वत किले में इतनी चीजें थीं कि वह अपनी क्षमता के अनुसार ही सामान ले जा सका। उसने सबसे पहले चक्की के पत्थर और रोलर लिए, फिर खरगोशों को और अंत में घाटी में रहने वाले लोगों को। झाओ हाय ने मक्के के पौधों को उखाड़ा नहीं था जिससे वे अच्छे से बढ़ सकें। बफी वैसे भी मक्के के पौधों को देख नहीं पाता, और अगर देख भी लेता तो पहचान नहीं पाता। झाओ हाय ने लगभग एक दिन सब कुछ इकट्ठा करने में बिताया। फिर उसने महल को नष्ट करने के लिए मरे हुओं को छोड़ दिया। उसके बाद वह उन्हें वापस अंतरिक्ष के अंदर ले गया। गुलामों को बहुत सारा सामान पैक करना था। हालांकि इनमें से कुछ चीजें बेकार थीं, फिर भी गुलामों के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण थीं। वे किसी भी चीज को फेंकने को तैयार नहीं थे। झाओ हाय के पास उन्हें ले जाने का कोई और साधन नहीं था। आखिरकार एक व्यस्त रात के बाद झाओ हाय ने सुबह होते होते सारा सामान समेट लिया। किले को भी उसके मूल खंडहर स्वरूप में बहाल कर दिया गया। यहाँ की स्थिति को देखते हुए झाओ हाय को इस बात से बेहद घृणा हुई कि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे अंतरिक्ष में वापस जाएंगे। ये जादुई जीवों के दंगे के कारण भी नहीं बल्कि मनुष्यों के कारण हुआ था। हालांकि झाओ हाय ने राहत की सांस ली क्योंकि अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद लौह पर्वत किले के भीतर एक आकृति प्रकट हुई। ये व्यक्ति बफी था। झाओ हाय ने लौह पर्वत किले में रहते हुए उस पर ध्यान दिया। झाओ हाय चौंक गया। पहली बार उसे समझ आया कि 9वें रैंक का कोई व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो सकता है। कासा शहर से फोर्ट आयरन माउंटेन तक अगर वे सामान्य रास्ते से जल्दी जल्दी चले तो भी 1 महीने का समय लगेगा। यहाँ तक कि अगर झाओ हाय अपने अजीब आकार के मरे हुए सैनिकों का इस्तेमाल भी करे तो भी जल्दबाजी में यात्रा करने में आधा महीना लग जाएगा। झाओ हाय को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि बफी न तो चल रहा था और न ही दौड़ रहा था, बल्कि वह बिना किसी सहारे के हवा में उड़ रहा था। यह दृश्य देखकर झाओ हाय स्तब्ध रह गया। 9वें रैंक के प्राणी की सबसे बड़ी क्षमता अंतरिक्ष में उड़ने की होती थी, इसीलिए उन्हें छद्म देवता या ईश्वर कहा जाता था। बफी 9 साल से भी पहले 9वें रैंक में शामिल हुआ था। 9वें रैंक का प्राणी होने के नाते उसे एक शक्तिशाली हस्ती माना जाता है। और उसका रूप रंग देखिए, ऐसा लगता है कि वह सिर्फ हमें ढूंढने नहीं आया है। गुरुजी, कृपया ग्रंथ को सावधान रहने के लिए कहिए। बफी कैरियन दलदल में प्रवेश कर सकता है। ये सब कहते हुए मेरिन उदास स्वर में उसके बगल में बैठ गई। मेरिन का मूड खराब था।
इस बार ग्रीन बुरी तरह घायल हो गया था, उसकी कई नसें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। उसके ठीक होने के बारे में सोचना मुश्किल था। उन्हें डर था कि अगर वह भविष्य में ठीक भी हो गया तो वह अपनी पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं आ पाएगा। झाओ हाय ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, हम परसेल परिवार को भोजन की आपूर्ति बंद कर देंगे। देखते हैं वे इससे कैसे निपटते हैं। मेरन ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, उनकी भोजन आपूर्ति बंद करना ठीक नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो परसेल कबीले की ओर से प्रतिशोध होगा। भले ही वे हम पर प्रतिशोध न लें, लेकिन मिस लॉरा का क्या होगा? हमें उनके बारे में भी सोचना ही होगा। झाओ हाय ने शांत भाव से देखते हुए दृढ़ता से मुट्ठी भींचते हुए कहा, क्या इस तरह की बात खत्म हो गई है? मैं सुलह करने के लिए इतना इच्छुक नहीं हूं। मेरन ने गहरी सांस ली और झाओ हाय की पीठ थपथपाई। गुरुजी, अभी हमें धैर्य रखना होगा। बाद में जब हम काफी शक्तिशाली हो जाएंगे तब हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। झाओ हाय ने भी खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें ली। इस बार वह सचमुच गुस्से में था। ग्रीन एक ऐसा बुजुर्ग था जिसका वह सम्मान करता था। जब से वह आत्महाद्वीप आया था, ग्रीन ने उसके प्रति निरंतर स्नेह दिखाया था। ऐसा लगता था मानो वह उसका अपना दादा हो, क्योंकि वह उसकी बहुत परवाह करता था। अब जब ग्रीन परसेल कबीले के हाथों घायल हो गया था तो झाओ हाय का गुस्सा न होना स्वाभाविक था। झाओ हाय शांत हो गया, मेरन की ओर मुड़ा और पूछा, दादी मेरन, दादा ग्रीन का क्या हाल है? मेरन ने माथे पर शिकन डाली। यह अच्छा नहीं है। उसकी नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और अगर उनका ठीक से इलाज नहीं किया गया तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। उसके लिए फिर से 8वें रैंक का विशेषज्ञ बनना शायद नामुमकिन हो जाएगा। झाओ हाय ने दांत पीसते हुए मुट्ठी से मेज पर प्रहार किया। उसे खुद से नफरत हो रही थी। वह अपना स्तर इतनी जल्दी क्यों नहीं बढ़ा पा रहा था? अगर वह ऐसा कर पाता तो बेहतर जड़ी बूटियां उगाई जा सकती थीं जो ग्रीन को ठीक होने में मदद कर सकती थीं। जड़ी बूटियों के बारे में सोचते हुए झाओ हाय को अचानक याद आया कि उसके अंतरिक्ष में 4 जादुई आड़ू अभी भी सुरक्षित रखे हुए थे। जब उसे जादुई आड़ू मिला था तब अंतरिक्ष ने उसे संकेत दिया था कि इस जादुई आड़ू का गूदा घावों को ठीक कर सकता है। एक विचार के साथ झाओ हाय ने अपना हाथ घुमाया और एक बड़ा आड़ू प्रकट हुआ। उसने आड़ू मेरिन को देते हुए कहा, दादी मेरिन, कृपया यह आड़ू दादा ग्रीन को दे दीजिए। इस आड़ू के गूदे से उनके घाव ठीक हो सकते हैं। हालांकि मुझे इसके प्रभावों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और कृपया बीज छोड़ दीजिए। मेरिन जादुई आड़ू के बारे में तो जानती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि फल का गूदा चोटों को ठीक कर सकता है। अब जब झाओ हाय ने उसे निकाल लिया था तो उसे लगा कि शायद यह संभव हो सकता है। मेरिन ने तुरंत जादुई आड़ू उठा लिया। ठीक है, मैं इसे ग्रीन को दिखाऊंगी। वह खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। झाओ हाय खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वे ग्रीन के कमरे में गए जहां ग्रीन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आमतौर पर गंभीर और मजबूत दिखने वाला वह बूढ़ा व्यक्ति आज बहुत कमजोर लग रहा था। मेग ही ग्रीन की देखभाल कर रही थी। मेरिन अंदर आए और तुरंत ग्रीन के हाथ में आड़ू रखते हुए बोली, इसे तुरंत खा लो। गुरुजी ने अभी इसे निकालकर बताया था कि इस आड़ू का गूदा घावों को ठीक कर सकता है। ग्रीन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे याद आया कि ऐसी कोई चीज भी होती है। वह धीरे से उठा और असभ्यता से जादुई आड़ू को उठाकर एक टुकड़ा खा लिया। जैसे ही उसने आड़ू का छिलका खाया, उसे अंदर से आड़ू का रस निकलता हुआ महसूस हुआ। ग्रीन ने झटपट सारा रस पी लिया। पूरा जादुई आड़ू उसके मुंह में जाते ही रस में बदल गया और फिर कुछ और ही रूप ले लिया। जब उसने आड़ू से सारा रस निकाल लिया तो आड़ू का छिलका भी तरल में बदल गया और ग्रीन ने उसे अपने मुंह से चूस लिया। अब उसके हाथों में केवल बीज ही बचा था। जी हाँ, जादुई आड़ू का बीज अलग था। सामान्य आड़ू के बीज में प्राकृतिक दिखने वाली गुठली होती है, जबकि जादुई आड़ू का बीज चिकना था। ये लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का, गहरे भूरे रंग का था और इसके केंद्र में एक सफेद बिंदु था। ये छोटा सा बिंदु उभरा हुआ था। ये देखने में बिल्कुल भी आड़ू के बीज जैसा नहीं लगता था। ये धातु जैसा दिखता था, कुछ हद तक ग्रेनाइट के छोटे रूप जैसा। झाओ हाय और बाकी लोग आड़ू की गुठली को देखकर उत्सुक हो गए। हालांकि यह गुठली जादुई आड़ू के अंदर थी, लेकिन इसकी सतह चिपचिपी नहीं थी और वास्तव में बहुत सूखी थी। ग्रीन को अपने शरीर में गर्मी का प्रवाह महसूस हुआ। उसने झटपट आड़ू की गुठली नीचे रख दी और खेती करने लगा। धीरे धीरे ऊष्मा का प्रवाह बढ़ता गया। उसकी युद्ध ऊर्जा के साथ यह उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसकी क्षतिग्रस्त नसों में जैसे ही यह ऊष्मा प्रवाहित होती, उन्हें तुरंत आराम महसूस होने लगा। यह अनुभूति मानो ऐसा था जैसे पूरा शरीर किसी गर्म झरने में भीग गया हो। ग्रीन ने वाइल्ड ड्रैगन बैटलची 3 का भी अध्ययन किया। इस दुनिया में बैटलची को 2 रूपों में विभाजित किया गया था। एक रूप एट्रीब्यूटेड बैटलची था, जबकि दूसरा नॉन एट्रीब्यूटेड बैटलची था। एट्रीब्यूटेड बैटलची का उपयोग तभी किया जा सकता था जब शरीर का एट्रीब्यूट और बैटलची एक दूसरे के अनुरूप हो। तभी इसका अभ्यास किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, यदि किसी का शरीर वायु तत्व से युक्त है तो वह वायु तत्व बैटलची का अध्ययन कर सकता है। यदि कोई जल तत्व बैटलची का अध्ययन करना चाहता है तो यह असंभव होगा। उन्हें अपनी नसों में चोट भी लग सकती है या गलती से कोई जादुई आवेश उत्पन्न हो सकता है। हालांकि इस प्रकार की युद्ध शक्ति की एक सीमा थी, फिर भी यह निर्विवाद था कि ऐसी युद्ध शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। इसके अलावा जिन अभ्यासकर्ताओं के गुण इससे मेल खाते थे, वे अभ्यास करते समय कहीं अधिक तीव्र गति प्राप्त कर लेते थे।
हालांकि इस प्रकार की युद्ध शक्ति पर आमतौर पर प्रमुख कुलों का नियंत्रण होता था और इसके बारे में बाहरी लोगों को बहुत कम जानकारी होती थी। दूसरी प्रकार की युद्ध शक्ति गैर विशेषता वाली युद्ध शक्ति थी। इस गैर विशेषता वाली युद्ध शक्ति का अर्थ ये था कि इसे कोई भी सीख सकता था, चाहे उसके शरीर की संरचना कैसी भी हो। यही थी गैर विशेषता वाली युद्ध शक्ति। गैर विशेषता वाली युद्धची को भी आगे दो भागों में विभाजित किया गया था। एक निम्न स्तर का था और दूसरा उच्च स्तर का। निम्न स्तर की गैर विशेषता वाली युद्धची महाद्वीप पर बहुत आम थी। प्रत्येक जादू सैन्य अकादमी 4 इसे सीख सकती थी। यहाँ तक कि सेना भी कुछ अभ्यासकर्ताओं को गैर विशेषता वाली युद्धची के अभ्यास की विधियां सिखाती थी। हालांकि निम्न स्तर की गैर विशेषता वाली युद्धची का अभ्यास करके सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना बहुत कठिन था। एक अन्य प्रकार की युद्ध शक्ति उच्च स्तरीय गैर विशेषता वाली थी। इस प्रकार की युद्ध शक्ति विशेषता प्राप्त युद्ध शक्ति से कम नहीं थी और महाद्वीप में इसका अभ्यास करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। बुडा कबीले की जंगली ड्रैगन युद्ध शक्ति उच्च स्तरीय गैर विशेषता वाली युद्ध शक्ति के इसी समूह से संबंधित थी। टिप्पणियां। इस अध्याय का मेटालाइजर अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। यदि आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स को अवश्य देखें। धन्यवाद। 1. अगर लोगों को पहले से याद हो तो स्टोनहेड को भी यहाँ होना चाहिए था। पता नहीं वो कहाँ चला गया। खैर, यहाँ मौजूद तीनों में मेरिन भी शामिल है, इसलिए मेरिन, मेग और वुडहेड ने बात मान ली। 2. इससे पहले जब ग्रीन सगाई रद्द करने के लिए कासा शहर की ओर रवाना हुआ तो वह फोर्ट आयरन माउंटेन से नहीं निकला। इसके बजाय वह स्टोनी माउंटेन से कासा शहर और फोर्ट आयरन माउंटेन के बीच की सड़क की ओर बढ़ा। फिर उसने बटलर के कपड़े बदले और वहां से तेजी से निकल गया। 3. क्विंग लोग डो की क्वैंग लॉन्ग डॉकी। मुझे कुछ अनुवादों में डॉकी का प्रयोग पसंद है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ लड़ाई, संघर्ष, युद्ध ऊर्जा हो सकता है। क्वैंग का अर्थ है जंगली, पागल, उन्मादी, जबकि लॉन्ग का अर्थ है ड्रैगन, जंगली ड्रैगन, युद्ध ऊर्जा। 4. मो वू सू स्याओ, मो वुजू एक स्याओ। सचमुच जादू, मो सैन्य, वूप स्कूल, सू स्याओ। मो या मो का मतलब शैतान भी हो सकता है। युद्ध ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद ग्रीन के घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो रहे थे। उसने आंखें खोली और मेरिन को देखा। वह उसके सामने चिंतित भाव से खड़ी थी और ग्रीन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वाह, घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। मेरिन और बाकी लोग राहत महसूस किए बिना नहीं रह सके। उसी समय मेरिन ने पूछा, क्या तुम सचमुच ठीक हो? लेकिन तुम्हारी नसें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। ग्रीन ने सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूं, सच में। ये जादुई आड़ू वाकई अद्भुत है। लगता है हमें अपने इस्तेमाल के लिए कुछ बचाकर रखने पड़ेंगे। झाओ हाय अपनी हंसी नहीं रोक सका। ग्रीन बिस्तर से उठा, भीड़ की ओर देखा और पूछा, मालिक, दासों के लिए क्या व्यवस्था है? अब जब वे अंतरिक्ष में वापस आ गए हैं तो मुझे डर है कि उनमें से कुछ को इसकी आदत नहीं पड़ी होगी। झाओ हाय ने सिर हिलाया। गुलाम उस स्थान से बाहर के जीवन के आदी थे जहां उनके अपने कमरे और उनकी थोड़ी बहुत संपत्ति होती थी जिसे वे बहुत महत्व देते थे। उस स्थान पर लौटने के बाद वे कुछ उदास थे। ग्रीन ने ठंडी आवाज में कहा, परसेल परिवार, आप सब बस इंतजार कीजिए। देर सवेर जो कुछ आपने हमें दिया है हम उसे अवश्य लौटा देंगे। झाओ हाय के चेहरे पर भी घृणा के भाव थे। इस बार परसेल कबीले ने हद ही पार कर दी थी। उन्होंने तो 9वें रैंक के विशेषज्ञ को भी उनसे निपटने के लिए बुलाया था और वे उन सबको खत्म करना चाहते थे। समूह को यह नहीं पता था कि इस समय परसेल परिवार, खासकर कैसर, उनसे कहीं ज्यादा चिंतित था। कैसर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 9वें रैंक के विशेषज्ञ से पूछने के बाद भी ग्रीन बच निकलेगा। अगर बफी इस बार ग्रीन को मार देती है तो वह इसे सौभाग्य समझ सकता है। अगर वे ग्रीन को नहीं मार पाए तो परसेल परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि बफी ने कहा कि उसने ग्रीन को घायल कर दिया था और यह संभव था कि ग्रीन रैंक 8 पर वापस न आ पाए, फिर भी मेरिन थी जो रैंक 8 की जल जादूगरनी थी। अगर मेरिन सामने से परसेल कबीले का सामना करने आती तो वे डरते नहीं, लेकिन उन्हें डर था कि मेरिन पीछे से हमला कर देगी। परसेल कबीले का महाद्वीप में काफी कारोबार था। हर साल वे कबीले के कुछ कनिष्ठ सदस्यों के साथ कारवां भेजते थे ताकि वे कुछ अनुभव प्राप्त कर सकें। अगर मेरिन बदला लेना चाहती तो वह पलटवार कर उन लोगों को खत्म कर सकती थी। उनका नुकसान बहुत बड़ा होता क्योंकि वे किसी 8वें दर्जे के विशेषज्ञ को इन सभी लोगों के पीछे पीछे सुरक्षा के लिए नहीं भेज सकते थे। आखिर उनके पास इतने 8वें दर्जे के विशेषज्ञ थे ही नहीं। कैसर को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि यही योजना उसने खुद बनाई थी। अब उसकी योजना आधी नाकाम मानी जा सकती थी। अगर बफी मेरिन को भी मार देती तो बेहतर होता, वरना उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो जाती। बफी को भी लगा कि मामला पेचीदा है। फोर्ट आयरन माउंटेन पहुंचने पर उसे पता चला कि वहां कोई नहीं है। उसने आयरन माउंटेन के आसपास के इलाके में खोजबीन शुरू की, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं मिला, जिससे बफी को अजीब सा महसूस हुआ। 9वें स्थान के विशेषज्ञों में एक कमजोरी भी थी। वह ये थी कि जब भी वे कहीं जाते थे तो उस जगह का जायजा लेने के लिए वे अपनी दैवीय बुद्धि का इस्तेमाल करना पसंद करते थे। दैवीय चेतना 9वें रैंक के विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक अनूठी क्षमता थी, चाहे वे योद्धा हो या जादूगर। 9वें रैंक पर पहुंचने पर अभ्यासकर्ताओं को दैवीय चेतना प्राप्त हो जाती थी। 9वें रैंक तक पहुंचने से पहले अधिकांश अभ्यासकर्ता केवल आध्यात्मिक चेतना वर्ग ही प्राप्त कर पाते थे, जिसका उपयोग वे अपने शरीर के भीतर किसी चीज का अवलोकन और पता लगाने के लिए कर सकते थे। 9वें रैंक का विशेषज्ञ योद्धा अपनी दैवीय चेतना का उपयोग 1 किलोमीटर के दायरे में कर सकता था।
हालांकि 9वें रैंक के जादूगरों की आत्मा आमतौर पर योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली होती थी। उनकी दैवीय चेतना 3 किलोमीटर तक के दायरे में काम कर सकती थी। बफी के फोर्ट आयरन माउंटेन पहुंचने पर उसने अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके आयरन माउंटेन की जांच की, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। उसने फोर्ट आयरन माउंटेन के अंदर जाकर भी तलाशी ली, लेकिन उसे वहां भी कोई नहीं मिला। अगर कोई भाड़े का सैनिक होता तो वह फोर्ट आयरन माउंटेन के अंदर धूल की मोटाई जैसी बारीकियों पर गौर करके पता लगा सकता था कि कोई हाल ही में वहां से निकला है या नहीं। लेकिन बफी इस स्थिति में ऐसी जानकारी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर आप उसके जीवन भर के हत्या के अनुभव के बारे में सोचें तो उसे उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी पहले से ही उपलब्ध होती जिसे मारने का काम उसे सौंपा गया था। उसे बस उसके दरवाजे पर जाना होता, उसे मारना होता और फिर सबूत मिटाना होता। लेकिन इस बार उसे कुछ भी पता नहीं था। उसने बस फोर्ट आयरन माउंटेन पर एक नजर डाली और पाया कि वहां कोई नहीं है, इसलिए वह आयरन माउंटेन की ओर उड़ गया ताकि वहां खोज कर सके। वह यकीनन दूसरों जैसा नहीं था। उड़ते हुए उसने अपनी दैवीय बुद्धि का प्रयोग करते हुए लौह पर्वत के हर कोने की छानबीन की। अंत में भी उसे वहां कोई नहीं मिला। फिर भी वह उस घाटी से आगे नहीं बढ़ा जहां मक्का बोया गया था। अगर वह वहां से गुजर भी जाता तो भी वह उन्हें पहचान नहीं पाता। झाओ हाई का पता न चलने पर बफी ने कैरियन दलदल में खोजबीन करने के बजाय वापस लौटने का फैसला किया। हालांकि बफी को दुनिया की परवाह नहीं थी, फिर भी वह परसेल कबीले के प्रति वफादार था। झाओ हाई का पता न चलने के कारण उसने वापस आकर कबीले को इस बारे में बताने की योजना बनाई थी। हालांकि झाओ हाई को पता था कि बफी जा चुकी है, फिर भी उसने अंतरिक्ष से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें नहीं पता था कि बफी अभी भी फोर्ट आयरन माउंटेन के आसपास है या नहीं। अगर बफी अभी भी वहीं होती और वे बाहर निकल जाते तो उनका भेद खुल जाता। इसलिए झाओ हाई ने अंतरिक्ष में ही कुछ देर और रुकने का फैसला किया। इसके अलावा झाओ हाई का परसेल कबीले के साथ खाद्य लेन देन रुका नहीं था और उसने कीमतें भी नहीं बढ़ाई थी। वह अच्छी तरह जानता था कि कीमतें बढ़ाने का ये सही समय नहीं है। अगर कीमतें बढ़ाई जाती तो परसेल कबीला जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता। हालांकि वह उनसे डरता नहीं था, लेकिन लौरा के लिए ऐसा नहीं था। लौरा को मुसीबत से बचाने के लिए उन्होंने परसेल कबीले के साथ अपना सामान्य व्यापार जारी रखने का फैसला किया। अपने दफ्तर में बैठे कैसर का मूड ठीक नहीं था। कागज मेज पर ऐसे ही पड़े थे क्योंकि उनका उन्हें संभालने का मन नहीं था। कल उसने सब कुछ ठीक से योजना बना लिया था। अगर बफी एक ही वार में ग्रीन को मार देती तो वह रैंक 8 के विशेषज्ञों को ब्लैक वेस्ट भेजकर मेरिन को मार सकता था, जिससे ये सारा मामला सुलझ जाता। इसके बाद उसे अधिकांश मध्यमार्गी बुजुर्गों का समर्थन मिल जाता, जिससे प्रथम बुजुर्ग के रूप में उसकी स्थिति काफी मजबूत हो जाती। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ग्रीन के पास सचमुच कोई प्राचीन जादुई उपकरण होगा जिसका इस्तेमाल करके वह अचानक भाग निकलेगा। हालांकि उसने किसी को भी ऐसे प्राचीन जादुई उपकरणों का इस्तेमाल करते नहीं सुना था, लेकिन चूंकि बफी ने ऐसा कहा था तो शायद यही सच होगा। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि बफी मेरिन को ढूंढकर उन सबको मार डालेगी। इससे शायद उसे इस झटके से उबरने में मदद मिलेगी। कैसर मंत्रमुग्ध होकर बैठा था। बफी के जल्दी वापस आकर उसे खबर देने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि ग्रीन के भाग जाने के बाद दूसरे और तीसरे एल्डर्स का उसके प्रति नजरिया बदल गया था। कैसर उनकी निगाहों का मतलब समझ गया था। दूसरे और तीसरे एल्डर उसकी गलती का इंतजार कर रहे थे। अगर बफी इस बार बुढ़ा कबीले को नष्ट नहीं कर पाए तो उसके अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। इन विचारों से कैसर का गुस्सा भड़क उठा। उसने जोर से पुकारा, लानी इधर आओ। बाहर खड़ी लानी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर भी तुरंत कैसर के पास गई और झुककर प्रणाम किया। महान गुरुदेव, आपके क्या आदेश हैं? कैसर ने लानी के जादुई वस्त्रों में छिपी उसकी आकर्षक आकृति को देखा। उसने वासना से भरी आंखों से कहा, इधर आओ। लानी 1-2 दिन से कैसर का पीछा नहीं कर रही थी, इसलिए वह कैसर का मतलब समझ गई। कैसर के चेहरे के भाव देखकर वह जान गई कि वह क्या करना चाहता है। वह डरी नहीं, बल्कि उसने मनमोहक मुस्कान के साथ जवाब दिया। बाहर वालों की नजर में उस दिन परसेल परिवार बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन परिवार के अंदर के लोग समझते थे कि यह तो बस तूफान से पहले की शांति थी। सब बफी का इंतजार कर रहे थे। अगर बफी सफल होती तो परसेल परिवार में कोई बड़ी हलचल नहीं होती। अगर बफी नाकाम होती तो परसेल परिवार पर एक भयंकर तूफान आ पड़ता। वहां के लोगों को डर था कि परिवार में फेरबदल करना जरूरी हो जाएगा। परसेल परिवार के सभी सदस्य खबर का इंतजार कर रहे थे। वहीं कासा सिटी की अन्य प्रमुख ताकतों ने भी परसेल परिवार के सदस्यों को संदेश भेजकर किसी भी बदलाव के बारे में जानकारी मांगी। वे सभी बफी की खबर का इंतजार कर रहे थे। अन्य प्रतिष्ठित और बड़े कुलों की शक्ति को कम मत आंकिए। उन्होंने परसेल कुल में जासूस तैनात कर रखे थे, इसलिए परसेल कुल में कोई भी महत्वपूर्ण घटना घटित होते ही उन्हें इसकी जानकारी मिल जाती और यह खबर पूरे महाद्वीप में फैल जाती। यहां तक कि उच्च अधिकारी भी इससे अछूते नहीं रहते। इसका सीधा सा मतलब यह था कि चाहे आप किसी उच्च पद पर ही क्यों न हो, आपकी कोई निजता नहीं होगी। बेशक ये बातें केवल उच्च पदस्थ लोगों के संदर्भ में ही कही जाती थीं और आम लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े इन मामलों के बारे में जानना असंभव था। लौरा भी इन्हीं ताकतों में से एक थी। लौरा अब अपने अध्ययन कक्ष में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर शिकन थी। हमेशा की तरह नियर 4 उसके पीछे खड़ा था, जबकि क्विन जॉन उसके सामने बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर भी शिकन थी। तीनों ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद लौरा ने जोर से पुकारा, संदेशवाहक। कमरे के बाहर खड़ा एक नौकर तुरंत आया और लौरा को झुककर प्रणाम करते हुए पूछा, युवती, आपका क्या आदेश है?
लॉरा ने कहा, क्या परसेल परिवार के बारे में कोई नई खबरें हैं? नौकर ने झुककर कहा, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है क्योंकि बफी अभी तक वापस नहीं लौटी है। लॉरा ने सिर हिलाया और नौकर ने झुककर प्रणाम किया और पीछे हट गया। लॉरा ने सिर घुमाकर क्विन जॉन से पूछा, दादाजी क्विन जॉन, आपको क्या लगता है परसेल परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं? उन्होंने इस बार ऐसा क्यों किया? इससे हमारी योजनाओं पर असर पड़ेगा। क्विन जॉन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उन महान रईसों के घमंड और इन अभिजात वर्ग के फिजूल खर्ची के सिवा और क्या हो सकता है? परसेल कबीले और बुडा कबीले के बीच का मामला पूरे महाद्वीप में मशहूर है। इस बार मैंने सुना है कि बुडा कबीले का मुखिया 8वें दर्जे का है। अगर वह कभी इस मुकाम तक पहुंच गया तो परसेल कबीले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए वे विरोधी पक्ष को मारने का बहाना ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनके विरोधियों के पास एक प्राचीन जादुई उपकरण होगा। इसी की बदौलत वे भाग निकले। अगर बफी इस बार कामयाब हो जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वह नाकाम रहा तो परसेल कबीले को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह हमारी योजनाओं पर असर पड़ेगा। लॉरा उत्तेजित होकर खड़ी हो गई। ये लोग सचमुच बुडा कबीले पर पहले से ही विपत्ति आई हुई थी और अब इन्होंने जले पर नमक छिड़क दिया। इन्होंने समझौता तोड़ दिया और उन्हें खत्म करने की साजिश रची, जिससे इतनी परेशानी खड़ी हो गई। अगर इस वजह से परसेल कबीले के साथ गृहयुद्ध छिड़ गया तो अनाज उत्पादन के मुद्दे के साथ साथ बड़ी कंपनियां भी लामबंद हो जाएंगी। मुझे डर है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें लंबे समय तक स्थिर नहीं रहेंगी। क्विन जॉन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अभी तो हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। अगर बफी का ऑपरेशन सफल रहा तो सब ठीक है, अगर सफल नहीं हुआ तो हमें कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। ओह ठीक है युवती, मुझे लगता है कि हमें श्री झाओ हाई से पहले ही मिल लेना चाहिए। लॉरा ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें पहले परसेल परिवार से सटीक जानकारी मिलने का इंतजार करना चाहिए। वैसे भी चाहे कुछ भी हो जाए, इस मामले का श्री झाओ हाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्विन जॉन ने आह भरी और कहा, मुझे बुडा कबीले के लिए दुख हो रहा है। मुझे डर है कि इस बार वे इस मुश्किल हालात से बच नहीं पाएंगे। आखिर बफी 9वें दर्जे की विशेषज्ञ है। टिप्पणियां। इस अध्याय का मेटालाइजर अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद। यदि आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स को अवश्य देखें। धन्यवाद। 1. शे शी शेन शी। शेन शे का अर्थ देवता, ईश्वर, आत्मा हो सकता है। शी शी का अर्थ ज्ञान, पहचान, समझ हो सकता है। इसलिए मैंने शी को दैवीय ज्ञान के रूप में प्रयोग करने का निर्णय लिया क्योंकि दैवीय ज्ञान बिंब और शब्दों के लिहाज से उपयुक्त नहीं था। 2. ऊपर देखें तो शे का अर्थ आत्मा भी हो सकता है। चूंकि 9वें रैंक से नीचे के लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें देवता नहीं कहा जाता, इसलिए इसे आध्यात्मिक बोध में बदलना अधिक उचित था। अतः देवता दैवीय बोध का प्रयोग करते हैं जबकि गैर देवता आध्यात्मिक बोध का, फिर भी मूलतः दोनों शब्द एक ही हैं। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि इसका प्रयोग कौन कर रहा है। 3. उल्टी करने का नाटक, मुझे इसकी उम्मीद थी, लेकिन 4. एक बार फिर नियर के सभी पिछले अवतारों को नीर में बदल दिया जाएगा। इस बदलाव की इच्छा व्यक्त करने के लिए टिप्पणीकार जिंक्स का धन्यवाद। मैं या तो नीर या नीर में से किसी एक को चुनना चाहता था, लेकिन नियर भी ठीक था। लॉरा ने आह भरते हुए कहा, मुझे कहना पड़ेगा कि बुडा वंश के साथ वाकई बहुत अन्याय हुआ है। वे जानते थे कि वे सिर्फ एक छोटा सा कुलीन वर्ग हैं और फिर राजा ने उनके साथ ऐसा किया। दुख की बात है कि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इससे वे सभी रईसों के दुश्मन बन जाएंगे। क्विन जॉन ने उत्तर दिया, बुडा कबीले को बात समझ में नहीं आई थी। बात बस इतनी थी कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी जान को खतरा था। हालांकि एक्सू साम्राज्य के पुराने राजा ने ही पुराने कुलीन वर्ग की ताकत को कमाका था। बुडा कुल के युवा स्वामी की किस्मत वाकई बदकिस्मत है, लॉरा ने कहा। मैंने सुना है कि युवा स्वामी का नाम आदम था। हालांकि वह दिखावटी था पर दुष्ट नहीं था। दुर्भाग्य से उसे सचमुच शून्यता का जल पीने के लिए विवश किया गया। हालांकि उनके पास 2 8वें दर्जे के विशेषज्ञ हैं, मुझे डर है कि वे अपनी जान की भी गारंटी नहीं दे सकते। उस समय जब वह अभी तक होश में नहीं आया था, उन्हें निर्जन रेगिस्तान में भेज दिया गया था। मुझे सच में डर है कि वे इस विपत्ति से बिना किसी नुकसान के नहीं बच पाएंगे। क्विन जॉन ने सिर हिलाते हुए कहा, 9वें रैंक के विशेषज्ञ की ताकत इतनी सरल नहीं होती। मैंने सुना है कि ग्रीन सिर्फ एक ही वार में घायल हो गया था। 8वें रैंक के शिखर विशेषज्ञ को घायल करना वास्तव में 8वें और 9वें रैंक के बीच का अंतर दिखाता है। लॉरा ने जवाब दिया, हाँ, बफी के अनुसार ग्रीन बुरी तरह घायल हो गया था। अगर उसकी चोट ठीक भी हो जाती तो भी उसका पद निश्चित रूप से गिर जाता। भले ही परसेल कबीले ने ग्रीन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इससे बुडा कबीले को एक बड़ा नुकसान हुआ है। क्विन जॉन ने आह भरी, ये ताकत है। अगर बुडा कबीले के पास 9वें रैंक का विशेषज्ञ होता तो वे आधिकारिक तौर पर एक शक्तिशाली कुलीन कबीला बन सकते थे और कोई भी उनके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। महाद्वीप के बड़े कुलीन कुलों का वर्गीकरण आमतौर पर 2 मुख्य पहलुओं के आधार पर किया जाता था। पहला ये कि उनका वंशानुक्रम लंबा होना चाहिए, इससे ये सिद्ध होता था कि वे महान कुलीन बनने के योग्य हैं। दूसरा उनकी शक्ति को देखना था। जब तक उनके पास शक्ति थी, भले ही उनका वंशानुक्रम लंबा न हो, वे फिर भी महान कुलीन बन सकते थे। शक्ति का माप उनकी संपत्ति से नहीं, बल्कि इस बात से किया जाता था कि उनके कुल में 9वें दर्जे का विशेषज्ञ है या नहीं। ये कहा जा सकता है कि 9वें रैंक के विशेषज्ञ न केवल अपनी ताकत का प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि अपने प्रभाव का भी।
यदि इसकी तुलना पृथ्वी से की जाए तो वे परमाणु हथियारों के समान थे। वे निवारक शक्ति थे और उनका उपयोग बहुत ही कम बार होता था। लॉरा ने क्वीन जॉन की ओर देखते हुए कहा, दादाजी क्वीन जॉन, माकी डेल एक कबीले में 9वें रैंक के कितने विशेषज्ञ हैं? हमने श्री झाओ हाई के साथ गठबंधन किया था, लेकिन वह तो केवल 8वें रैंक के विशेषज्ञ हैं। क्या वह सचमुच हमारी मदद कर पाएंगे? क्वीन जॉन मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल। हालांकि माकी डेल कबीला बहुत शक्तिशाली लगता है, असल में उस कबीले में 9वें रैंक के सिर्फ 2 ही विशेषज्ञ हैं। उन्होंने सालों तक एकांत साधना की होगी, इसलिए उन्हें इतनी आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। कबीले में 8वें रैंक के विशेषज्ञों की भरमार है, लेकिन श्री झाओ हाई खुद 8वें रैंक के काले जादूगर हैं, जिनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहेगा। उनके 2 शक्तिशाली अनुयायियों के साथ हमारे पास 3 8वें रैंक के विशेषज्ञ होंगे। अगर इस बूढ़े को भी मिला लें तो कबीला आसानी से हमारे खिलाफ नहीं जा पाएगा। क्वीन जॉन की बात सुनकर लॉरा ने सिर हिलाया। वह समझ गई थी कि उनकी ताकत कमजोर नहीं है। महाद्वीप के भीतर एक छोटे कबीले को बनाए रखने के लिए 4 रैंक 8 विशेषज्ञ ही काफी होंगे। ये सोचकर लॉरा खुश हो उठी। फिर उसने कहा, दादाजी क्वीन जॉन, हमारा कारोबार आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इस तूफान के गुजरने का इंतजार करूंगी और फिर तुरंत श्रीमान से मांस प्रसंस्करण संयंत्र के मामले में बात करूंगी। मुझे लगता है कि श्रीमान को पैसों की जरूरत है। क्वीन जॉन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हमें ये काम करना चाहिए। साहब ने भी हमारी बहुत मदद की है। अगर साहब की सलाह न होती तो परसेल डची में हमारा जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता। लॉरा ने भी सिर हिलाया। देखने में तो खाद्य संकट का कोई खास असर नहीं दिखता, लेकिन लॉरा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। अगर इस दौरान उन्हें झाओ हाई से खाना नहीं मिलता तो उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। आम लोग मांस कम ही खाते हैं, जिससे मांस की मांग कम हो जाएगी और हिगानबाना की दुकानों पर इसका और भी बुरा असर पड़ेगा। वे कीमत न बढ़ाने के लिए पैरवी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे उन व्यापारियों को कुछ हद तक ठेस पहुंचती। अगर वे सचमुच उन व्यापारियों को सफल होने देते तो वे लॉरा को दबाना शुरू कर देते। भले ही वे लॉरा से सीधे तौर पर निपटे नहीं, लेकिन व्यापार के जरिए उन्हें दबा सकते थे। इससे लॉरा को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता कि उसे परसेल डची में रहना चाहिए या नहीं। लॉरा झाओ हाई की कृतज्ञता के कारण उससे शक्ति प्राप्त करना और उसे अपने साथ जोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी डर था कि झाओ हाई का खेमा उसके खेमे से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसके अलावा झाओ हाई का विशाल भूभाग उसे समर्थन देता था, इसलिए लॉरा को सावधान रहना आवश्यक था। क्वीन जॉन ने लॉरा की ओर देखा। अगर मुझे ठीक से याद है तो श्री झाओ हाई ने कहा था कि उन्हें कुछ जादुई पौधों के बीज चाहिए, तो हमें उन्हें तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। वैसे हमें श्री झाओ हाई को कुछ सामान्य जादुई जानवर भी देने चाहिए। हालांकि श्रीमान को अभी पैसों की जरूरत है, लेकिन अगर हम ये चीजें भेज दें तो मुझे यकीन है कि वे इन्हें स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, लॉरा ने सिर हिलाते हुए कहा, हम अब तैयारियां शुरू करेंगे। अगर यह समस्या न होती तो हम अब तक शुरू कर चुके होते। फिर लॉरा ने किसी को बुलाया और उन मामलों के बारे में बताया जिन्हें निपटाना जरूरी था। परसेल डची में लॉरा का प्रभाव कम नहीं था। अब जब वह परसेल परिवार के साथ सहयोग कर रही थी तो ये कहा जा सकता है कि परसेल डची में उसकी स्थिति बहुत मजबूत थी। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि परसेल परिवार भी उसे सम्मान देता था। कासा शहर में अब शांति छाई हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर गहरी उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि हर कोई बफी की खबर का इंतजार कर रहा था। बड़े बड़े कबीले भी चुपके से तैयारी कर रहे थे। अगर बफी अच्छी खबर देती तो वे आत्मसमर्पण कर देते, अगर बफी बुरी खबर देती तो वे नरमी नहीं बरतते। जब तक परसेल परिवार अपने 9वें दर्जे के विशेषज्ञों को नहीं बेचता, तब तक ये बड़ी कंपनियां परसेल परिवार से डरती नहीं थी। वैसे भी उनके पीछे अन्य बड़े परिवारों का समर्थन था। अगर परसेल परिवार सचमुच अपने 9वें दर्जे के विशेषज्ञों का इस्तेमाल करके उनसे निपटने की हिम्मत करता, तो उनका समर्थन करने वाले बड़े परिवार भी अपने 9वें दर्जे के विशेषज्ञों को भेज देते। तब तक परसेल परिवार को और भी नुकसान उठाना पड़ता। कैसर ने परसेल कबीले पर बहुत लंबे समय तक शासन किया। चूंकि परसेल डची उनके अधिकार क्षेत्र में थी, इसलिए वह जो चाहे कर सकता था। वह अपने विचारों में घमंडी और अहंकारी होने लगा था। उसे लगता था कि जब तक वे अपने 9वें रैंक के विशेषज्ञों को तैनात कर सकते हैं, तब तक वे उन बड़ी कंपनियों को डरा सकते हैं। वह ये भूल गया था कि उन बड़ी कंपनियों के पास भी अपने 9वें रैंक के विशेषज्ञ थे। यदि वास्तव में उनसे 9वें रैंक के विशेषज्ञ द्वारा निपटना पड़े तो वे कंपनियां नरमी नहीं बरतेंगी। दिन शांतिपूर्वक बीता और अगला दिन भी ऐसा ही रहा। चूंकि बफी वापस नहीं लौटी थी, इसलिए सभी चुपचाप इंतजार करते रहे। फिर तीसरे दिन दोपहर को बफी आखिरकार वापस आ गई। अंतरिक्ष में रहते हुए झाओ हाई परसेल परिवार की स्थिति पर नजर रख रहा था, खासकर जब उसने बफी को देखा। बफी परसेल परिवार के आंगन में उतरी, उस जगह के पास जहां से ग्रीन अंतरिक्ष में वापस जाते समय गायब हो गया था। इससे झाओ हाई को उसे देखने का मौका मिल गया। बफी के आगमन से हर कोई घबरा गया। ये कहा जा सकता है कि पूरे कासा सिटी के प्रभावशाली लोगों की नसें एक साथ तन गईं। खबर मिलते ही कैसर जल्द से जल्द आंगन में पहुंचा। उसने देखा कि बफी आंगन में चुपचाप खड़ी थी और हिल डुल नहीं रही थी। कैसर बफी से मिलने के लिए आंगन में दाखिल हुआ। उसने जल्दी से अभिवादन किया और झुककर प्रणाम किया। इस व्यक्ति ने प्रतिष्ठित देवता के दर्शन किए हैं। ये बूढ़ा व्यक्ति बस ये पूछना चाहता है कि क्या उन्हें बुढ़ा कबीले के लोग मिले। कैसर बफी के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। उसके साथ विनम्रता से पेश आना व्यर्थ होता, बल्कि सीधे उससे वह बात पूछना जो आप जानना चाहते थे, बफी को स्वाभाविक रूप से जवाब देने का मौका देता। बफी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे वो नहीं मिला।
मैंने पूरे ब्लैक वेस्ट में खोजबीन की, लेकिन बुडा कबीले का नामोनिशान भी नहीं मिला, फोर्ट आयरन माउंटेन पर भी नहीं। मैं तुम्हें यही बताने वापस आए हूँ। तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं कैरियन स्वैम्प की खोज में जा रही हूँ। अगर कोई बात हो तो मुझे ढूंढने मत आना। इतना कहकर वह उस इलाके से गायब हो गई। बफी जा चुकी थी और कैसर के चेहरे के भावों का वर्णन करना अब कठिन था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बफी बुडा कबीले को नहीं ढूंढ पाएगी। उसके लिए यह बहुत बुरी खबर थी। लगभग उसी समय अन्य बड़े कुलों को भी यह खबर मिली। उनके लिए ये खबर अच्छी थी, लेकिन उन्होंने तुरंत खाद्य पदार्थों की कीमतें नहीं बढ़ाईं, बल्कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को दूसरे और तीसरे वरिष्ठों के पास भेजा। परसेल कबीले में दूसरे और तीसरे बड़े मुखिया पहले बड़े मुखिया के साथ सत्ता संघर्ष में उलझे हुए थे। हालांकि बड़े कबीले इस बात से वाकिफ थे, लेकिन यह मामला उनके लिए कोई नया नहीं था। अधिकांश बड़े कबीलों में इस तरह की स्थिति होती थी। उन्होंने दूसरे या तीसरे बड़े मुखिया से संपर्क किया, इस उम्मीद में कि इस बार वे उनमें से किसी एक का समर्थन कर सकें। इसके बाद वे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव रख सकते थे। हालांकि यह विचार विरोधाभासी था। यदि वे कीमतें बढ़ाते तो इससे परसेल परिवार की स्थिति और भी खराब हो जाती। तो फिर उन्हें दूसरे और तीसरे एल्डर का समर्थन कैसे मिलता? लॉरा ने भी यह खबर सुनी, लेकिन उसे केवल दुख हुआ। वह जानती थी कि परसेल परिवार एक तूफान खड़ा करेगा और वह भी इस उथल-पुथल से प्रभावित होगी। बड़े कबीले अपना उच्च पद प्राप्त करने के लिए हर संभव तरीका अपनाते थे। इस बार प्रथम मुखिया से एक बड़ी गलती हो गई थी। इससे उनकी प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंची वह मामूली नहीं थी। हालांकि प्रथम मुखिया की नींव हिलाना इतना आसान नहीं था। आखिर प्रथम मुखिया ने इतने वर्षों तक परसेल कबीले पर शासन किया था। स्वाभाविक रूप से इस मामले से निपटने के लिए उनके पास अपने तरीके होंगे। फिर भी यह निर्विवाद था कि यह प्रथम मुखिया का सबसे कमजोर क्षण था। यदि प्रथम बुजुर्ग इस निजी मामले को हल नहीं कर पाए तो वे सचमुच मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस बार समस्या खाद्य संकट की होगी। उच्च पदों पर आसीन लोगों के लिए प्रथम एल्डर के शत्रु परसेल कबीले के कुछ हितों का बलिदान कर सकते थे। वे उन व्यापारियों के साथ मिलकर खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ा सकते थे। कीमतें बढ़ने के बाद स्वाभाविक रूप से प्रथम एल्डर के लिए इसका समाधान करना असंभव हो जाता। तब वे इस अवसर का लाभ उठाकर प्रथम एल्डर को पद से हटा देते। उनकी दृष्टि में कीमतों में वृद्धि का सीधा संबंध आम लोगों के जीवन और मृत्यु से था। उनके लिए सत्ता के आगे आम लोगों का जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं था। टिप्पणियां। इस अध्याय का मेटालाइजर अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। यदि आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स को अवश्य देखें। धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं कबीले के नाम का स्पष्टीकरण देना भूल गया। माजी डेल माजी डियर, मूल रूप से माकी डेल या मैची डेल। मैंने शिव को इनमें से एक चुनने के लिए कहा और उसने माकी डेल चुना। वैसे भी पिछले माकी कबीले ने मूल रूप से डेल हटा दिया था, जो कि फिर से आलस्यपूर्ण था। इसलिए माकी डेल। लॉरा बेचैनी से अध्ययन कक्ष में इधर उधर घूम रही थी। उसके लिए बफी बहुत बुरी खबर लेकर आई थी। वो बुडा परिवार के प्रति सहानुभूति रखती थी, लेकिन अब जब बफी ने अपना काम पूरा नहीं किया था तो इसका मतलब यह होगा कि परसेल परिवार में आंतरिक अशांति फैल जाएगी। उसके लिए यह निश्चित रूप से बुरी खबर थी। अगर यह घटना अभी न हुई होती तो ये पहले की तरह ही होता, जब केवल परसेल परिवार में ही अराजकता फैलती। लेकिन अभी यह मामला अन्य मनुष्यों के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इससे न केवल परसेल परिवार के सदस्य प्रभावित होंगे, बल्कि परसेल रियासत के लाखों आम नागरिक भी प्रभावित होंगे। क्विन जॉन अध्ययन कक्ष में बैठे बैठे माथे पर शिकन लिए खड़ा था। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। वे इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन अगर वे इसे सुझाने में नाकाम रहे तो वे और भी गहरे भावर में फंसते चले जाएंगे। समस्या ये थी कि अगर वे हस्तक्षेप नहीं करते तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले नुकसान उन्हीं का होता। इसलिए उनके पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि सहभागिता और सहभागिता में अंतर था। सहभागिता करना सबसे आवश्यक था, बशर्ते अवसर और उपयोग की जाने वाली विधि सही हो। इससे न केवल वे अपनी रक्षा कर सकते थे, बल्कि अधिकतम लाभ भी प्राप्त कर सकते थे। अचानक एक नौकर बाहर से दौड़कर आया और लॉरा को प्रणाम किया। युवती, हमें अभी अभी एक संदेश मिला है। सेना कबीले एक और कई अन्य कबीलों ने अपनी चाल चली है। हालांकि उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। उन्होंने केवल अपने प्रतिनिधियों को दूसरे और तीसरे बुजुर्गों के पास भेजा है। लॉरा ने माथे पर शिकन डालकर हाथ हिलाया। नीचे जाओ और कोई नई जानकारी ढूंढो, फिर मुझे तुरंत बताओ। नौकर ने झुककर बात मानी और चला गया। लॉरा ने क्विन जॉन की ओर देखा और कहा, दादाजी क्विन जॉन, आपको क्या लगता है कि सीना कबीला क्या करना चाहता है? क्या वे उच्च पद प्राप्त करने के लिए दूसरे या तीसरे एल्डर की मदद करना चाहते हैं? मुझे डर है कि यही सच है, क्विन जॉन ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर दूसरे या तीसरे एल्डर सचमुच उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं तो वे खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर चल रही लड़ाई को भी छोड़ देंगे। जब तक वे किसी भी एल्डर को उच्च पद दिलाने में मदद कर सकते हैं, तब तक उन्हें बदले में मदद मिल सकती है। जब वह समय आएगा तो वे निश्चित रूप से पूरे परसेल डची में बाजार पर अपना दबदबा बना लेंगे। इस बार उनकी गणना बहुत सटीक है। लॉरा ने भौहें चढ़ाकर कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक हम नुकसानदेह स्थिति में ना आ जाएं? क्विन जॉन की आंखों में चमक आ गई। इंतजार? बिल्कुल नहीं। अगर हम निष्क्रिय हो गए तो अंत में वे हमें दरकिनार कर देंगे।
ये सोचना भी बेकार है कि हम परसेल परिवार की इस खाद्य संकट में मदद करेंगे और वे हमारे आभारी होंगे। ये व्यर्थ है। उनके लिए जब तक उन्हें पर्याप्त लाभ मिलता है वे कुछ भी कुर्बान कर देंगे। अब हमें बस इतना करना है कि परसेल परिवार के किसी सदस्य के पास अपना प्रतिनिधि भेजें और उसे अपना समर्थन दें। भले ही वह जीत न पाए, कम से कम परसेल परिवार में उसकी बात सुनी जाएगी। यही वह तरीका है जिससे हम अपना कारोबार बचा सकते हैं। लौरा एक पल के लिए हैरान रह गई और बोली, तो फिर कौन है? मुझे डर है कि सेना कबीले ने दूसरे और तीसरे एल्डर से पहले ही संपर्क कर लिया है। अगर हम अभी भी जाएं तो बहुत देर हो चुकी होगी। क्वीन जॉन हल्के से मुस्कुराया। यह मत भूलो कि परसेल कबीले में भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अधिकार था। हालांकि उसने बुडा कबीले की मदद की और उसके अधिकार को दबा दिया गया। क्या यह एक अच्छा अवसर नहीं है? लौरा एक पल के लिए चौंक गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्वीन जॉन किसके बारे में बात कर रहा है। वह नामात्र का परसेल रची का ग्रैंड ड्यूक इवान था। पहले इवान की शक्ति बड़ों से कुछ कम नहीं थी। चूंकि वह युवा था इसलिए उसे राजनीतिक संघर्षों का ज्यादा अनुभव नहीं था। बुडा कबीले की मदद करने के कारण बड़े बड़ों ने उसकी सत्ता को दबा दिया था। उसके चुपचाप रहने और बेपरवाह दिखने के कारण वह एक लकड़ी की सजावटी मूर्ति जैसा बन गया था। यही कारण था कि लौरा ने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं। क्वीन जॉन ने लौरा की ओर देखकर हल्के से हंसते हुए कहा, हाल ही में इवान पूरी तरह से गायब हो गया है और लोग उसकी मौजूदगी को भूल चुके हैं। लेकिन क्या यह उसकी कोई सोची समझी योजना नहीं है? क्या सच में उसके हाथ में कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं। हालांकि उसकी सत्ता दबी हुई है, लेकिन वह सिर्फ नाम का शासक नहीं है। उसके पास अभी भी कुछ शक्ति है, लेकिन हाल ही में उसके संयम ने उसे छिपाए रखा, इसलिए लोग भूल गए थे कि वह कभी अस्तित्व में भी था। लौरा ने इस बारे में सोचा और कहा, ऐसा ही लगता है। बुडा कबीले के मामले के बाद से इवान बहुत ही गुमनाम हो गया है। इतना गुमनाम कि लोग उसे भूल भी गए हैं। अगर वाकई उसके हाथ में कुछ ताकत है और हम उसकी मदद करें तो शायद वह इस मौके का फायदा उठा सके। क्वीन जॉन हंसते हुए बोले, मेरा मतलब यही है। अभी हमें चीजों को दो समूहों में बांटना होगा। पहले इवान से मिलो। युवती, इस बार तुम्हें आगे आकर उससे नहीं मिलना चाहिए। यह मामला सबको पता है और निशाना बहुत बड़ा है, इसलिए मैं यह मामला संभाल लूंगा। तुम्हें तुरंत श्री झाओ हाई के पास जाकर उन्हें यहाँ की स्थिति के बारे में बताना चाहिए। उनसे इस बारे में खुलकर बात करो ताकि वे भी तैयार रहें। लौरा ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं अभी चलती हूँ ताकि दादा क्वीन जॉन इवान से मिल सके। इतना कहकर वह नीर के साथ बाहर चली गई। कासा शहर में सभी बड़े कबीले परसेल कबीले पर केंद्रित थे। तभी अचानक लोगों ने देखा कि लौरा एक रथ में बैठी है जो शहर से बाहर सीधे स्टोनी माउंटेन की दिशा में जा रहा है। लौरा के शहर से बाहर चले जाने से उन बड़े कबीलों को राहत मिली। सच कहें तो अब उनके मन में लौरा के प्रति गहरी दुश्मनी थी, लेकिन वे लौरा के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लौरा न केवल माँ की डेल कबीले की सदस्य थी, बल्कि उसे एक अथाह शक्ति वाले काले जादूगर का भी समर्थन प्राप्त था। इन बड़े कुलों को यह भी पता था कि परसेल कुल झाओ हाई के साथ सहयोग करता है। इस स्तर पर इसे गुप्त रूप से करना संभव नहीं था। ठीक इसी कारण से उन लोगों को झाओ हाई की भयावहता का एहसास होता था। गारन टू लंबे समय से महाद्वीप का एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली 8वें दर्जे का प्रकाश जादूगर था और काले जादूगरों के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी के रूप में जाना जाता था। पहले उसने अनगिनत विशेषज्ञों के साथ एक सेना का नेतृत्व किया था। अप्रत्याशित रूप से उनका चुपचाप सफाया कर दिया गया, जिससे झाओ हाई की ताकत का भयावह रूप सामने आया। ये सभी लोग झाओ हाई और लौरा के रिश्ते के बारे में जानते थे। झाओ हाई ने लौरा की जान बचाई थी और कुछ सामान भी बनाया था, जिसे लौरा को बेचने की अनुमति दी गई थी। इसी रिश्ते के चलते उन दोनों के बीच एक गठबंधन बन गया था। ऐसे में लौरा को नाराज करना झाओ हाई को नाराज करने के बराबर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि झाओ हाई एक काला जादूगर था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वे उलझना नहीं चाहते थे। इन लोगों को लगा कि लौरा झाओ हाई को कासा शहर की मौजूदा स्थिति के बारे में बताने जा रही है। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि इस कदम से उनकी योजनाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। लौरा का शहर छोड़ना केवल झाओ हाई को कासा शहर की मौजूदा स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए नहीं था, बल्कि इन बड़े कुलों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी था, जिससे क्वीन जॉन के लिए इवान से संपर्क करना आसान हो गया। इस बार लौरा ने अपनी पिछली यात्राओं की तुलना में तेजी से यात्रा की, क्योंकि उसे स्टोनी माउंटेन तक पहुंचने में आधे दिन से भी कम समय लगा। झाओ हाई को भी लौरा के पर्वत की तलहटी में पहुंचने का संदेश मिला। ग्रीन ने तुरंत पर्वत पर लौरा का स्वागत किया। झाओ हाई ने बैठक कक्ष में लौरा का अभिवादन करने के बाद उसे बैठने के लिए कहा और सीधे पूछा, सुश्री लौरा, क्या आप इस बार परसेल परिवार की घटना के बारे में बात करने आई हैं? मैंने सुना है कि परसेल परिवार आजकल थोड़ी परेशानी में है। लौरा को झाओ हाई की खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता का पहले से ही अंदाजा था, क्योंकि उसने पहले भी इसका अनुभव किया था, इसलिए इस बार उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि इस बार मुसीबत छोटी नहीं है, बल्कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये देखकर झाओ हाई चौंक गया। उन्हें परसेल परिवार की स्थिति पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। यहां तक कि मेरिन और ग्रीन को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। झाओ हाई हैरान होकर बोला, क्या ये सिर्फ सगाई टूटने की बात नहीं है? वे इसके चलते लोगों को मारना चाहते थे, तो आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं? लौरा मुस्कुराए, जैसा आपने कहा महोदय। महोदय को शायद यह नहीं पता कि इस बार परसेल परिवार में कुछ आंतरिक कलह हो सकती है। झाओ हाई ने भौहें चढ़ाकर कहा, सच में आपको अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
लौरा ने सिर हिलाया। परसेल कबीले में कबीले के मुखिया को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद बुजुर्गों की सभा आती है, जिसमें प्रथम बुजुर्ग कबीले के मुखिया की देखरेख करते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों के पास कबीले के मुखिया को पद से हटाने का अधिकार होता है, यदि उन्होंने कबीले को गंभीर रूप से नाराज किया हो। हालांकि इस समय परसेल कबीले में ग्रैंड ड्यूक कबीले के सरदार इवान के पास ज्यादा अधिकार और शक्ति नहीं है। इवान बहुत कम उम्र में ही कबीले के सरदार बन गए थे। उनके कबीले के प्रथम बुजुर्ग कैसर कई वर्षों से कबीले के मामलों का प्रबंधन कर रहे थे, यही उनके इतने मजबूत प्रभाव का मुख्य कारण बना। इवान के अनुभवहीन होने का फायदा उठाकर कैसर ने उनके अधिकार को दबाने के अवसर तलाशे। बाद में उन्हें बुडा कबीले के साथ इवान की दोस्ती के बारे में पता चला। जब बुडा कबीले पर विपत्ति आई तो इवान ने चुपके से बुडा कबीले की मदद करने की कोशिश की। इस वजह से उनका अधिकार और भी कम हो गया। अब परसेल कबीले की शक्ति 3 बड़े बुजुर्गों के हाथों में केंद्रित है, जिसमें से अधिकांश शक्ति कैसर के पास है, जबकि अन्य 2 बुजुर्गों के बीच बहुत कम अंतर है। झाओ हाई का चेहरा जादुई चोगे के नीचे छिपा हुआ था, जबकि ग्रीन के कवच ने उसके चेहरे को ढक रखा था। जाहिर है इसका मतलब ये था कि लौरा उनके चेहरे नहीं देख सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उनके सदमे भरे भावों को नहीं देखा। खासकर ग्रीन के लिए एडम के पिता के साथ इवान की पुरानी दोस्ती के कारण ग्रीन इवान से और भी ज्यादा नफरत करता था। उसे लगता था कि जब भी वे मुसीबत में पड़े थे, परसेल परिवार ने उनके घावों पर नमक छिड़का था और उसे लगता था कि इवान ही इसके पीछे साजिश रच रहा था। अब उसे पता चला कि इवान ने चुपके से उनकी मदद की थी, यहाँ तक कि इसके लिए उसे इतनी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। लौरा ने देखा कि दोनों आदमी कुछ नहीं बोले, इसलिए उसने आगे कहा, इस बार बुडा कबीले का मुखिया अचानक कासा शहर में प्रकट हुआ ताकि परसेल कबीले के साथ उनकी शादी की सगाई तोड़ सके। कैसर ने देखा कि बुडा कबीले का मुखिया ग्रीन पहले से ही पीक रैंक 8 का विशेषज्ञ था। ग्रीन के 9वें रैंक तक पहुंचने पर प्रतिशोध के डर से उन्होंने अपनी संरक्षक देवी बफी से उसे मारने का अनुरोध किया। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ग्रीन के पास एक प्राचीन जादुई उपकरण होगा जिसने अप्रत्याशित रूप से उसे भागने में सक्षम बना दिया। बफी बुडा कबीले का पीछा करने के लिए ब्लैक वेस्ट गई, लेकिन उन्हें नहीं ढूंढ पाए। ये कैसर की घोर विफलता साबित हुई। रैंक 9 गार्जियन बेटी को प्रसन्न करने और उनकी सहायता मांगने की योजना की शुरुआत उसी ने की थी, जो एक बड़ा कदम था। इस बार कैसर ने इस योजना का पुरजोर समर्थन किया, लेकिन अंततः ये सफल नहीं हुई, जो कैसर के लिए एक बड़ा झटका है। अब कासा सिटी के बड़े कबीलों ने संपर्क स्थापित करने और बुजुर्गों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने का अवसर पा लिया है। ऐसा लगता है कि परसेल कबीले के लिए गृहयुद्ध अपरिहार्य होगा। टिप्पणियां। इस अध्याय का मेटालाइजर अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। यदि आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स को अवश्य देखें। धन्यवाद। 1C या शिन्या शिफ ने इसे सेना में बदलने में अच्छा काम किया। 2 जिया लन की एलन। ऐसा लगता है कि उनके बारे में अक्सर उस मशहूर खलनायक के रूप में बात की जाती है, जिसकी कुछ ही पैराग्राफ में मृत्यु हो गई थी। खैर, उनके पहले के लिप्यंतरित नाम में कोई समस्या नहीं है। 3 सच कहूं तो ये पिछले अध्यायों के विपरीत है, जहां कहा गया था कि नाइट शेड्स को परसेल कबीले की यादें और जानकारी थी और वे आपातकालीन घंटी के बारे में जानते थे और इवान सिर्फ नाम का मुखिया था। झाओ हाय और उसके साथियों को ये सब पहले से ही पता होना चाहिए था। कम से कम उन्हें ये तो पता होना चाहिए था कि उसके पास जले पर नमक छिड़कने अब तो यह मुहावरा बहुत घिस चुका है, या 9वें रैंक के किसी अधिकारी से मदद मांगने की शक्ति नहीं थी। कंधे उचकाते हुए। वैसे ये लैंगिक भेदभाव है। झाओ हाय आसानी से एक महिला लग सकता है। उसने मोटे वस्त्र और चेहरे को ढकने वाला हुड पहना हुआ है। साथ ही उसके हाथ भी नाजुक हैं। आवाज बदलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। झाओ हाय चुपचाप लौरा की बातें सुन रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस मामले के इतने गंभीर परिणाम होंगे। वह अच्छी तरह समझता था कि अगर अभी परसेल परिवार में गृहयुद्ध छिड़ गया तो इसका असर पूरे परसेल रियासत पर पड़ेगा। हालांकि झाओ हाय परसेल परिवार से नफरत करता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह परसेल रियासत में रहने वाले हर व्यक्ति से नफरत करता था। अगर वह सचमुच पूरी परसेल रियासत से नफरत करता तो वह इस खाद्य संकट के दौरान परसेल परिवार को भोजन नहीं बेचता। हालांकि अगर परसेल परिवार में सचमुच गृहयुद्ध हो जाता तो उन्होंने पहले जो कुछ भी किया होता वह सब व्यर्थ हो जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका लौरा पर क्या प्रभाव पड़ता। झाओ हाय इस समय लौरा को किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार नहीं होने देना चाहता था। लौरा ही एकमात्र जरिया थी जिसके माध्यम से वह अंतरिक्ष से अपने उत्पाद बेचता था। अगर लौरा को कुछ हो जाता तो वह अपने लिए बिक्री करने के लिए किसी और को नहीं ढूंढ पाता और न ही उन पर भरोसा कर पाता। झाओ हाय के लिए यह एक बड़ा झटका होता। फिलहाल ब्लैक वेस्ट के विकास के लिए अभी भी बहुत धन की आवश्यकता थी। लौरा की ओर देखते हुए झाओ हाय ने पूछा, बफी के बारे में क्या? मैंने सुना है कि विंसेंट बफी कैरियन स्वैम्प की खोज करने जा रही है, लौरा ने जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अशुभ निर्णय है। कैरियन स्वैम्प जाना अच्छा नहीं है। झाओ हाय एक पल के लिए रुक गया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने सच में नहीं सोचा था कि बफी अचानक कैरियन स्वैम्प जाना चाहेगी। सौभाग्य से वह गुलामों को अंतरिक्ष से बाहर नहीं लाया था, वरना जब बफी कैरियन स्वैम्प की ओर जा रही होती तो शायद वह उन्हें देख लेता। मिस लौरा, आपका इससे क्या मतलब है? झाओ हाय ने लौरा की ओर देखते हुए पूछा। मैं यहाँ श्रीमान को कासा शहर की स्थिति के बारे में सूचित करने आई हूँ, उसने उत्तर दिया। श्रीमान को तैयार रहना चाहिए।
उन्हें उन बड़ी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जो घिरी हुई हैं और हताशा में उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। इसके अलावा हम इवान के साथ समझौता करने और उसे ग्रैंड ड्यूक का अधिकार दिलाने में मदद करने के लिए तैयार हैं। पूरे परसेल परिवार में केवल ग्रैंड ड्यूक इवान ही हमारे साथ काम कर सकता है। चूंकि ग्रैंड ड्यूक इवान में थोड़ी सी भी अंतरात्मा है, इसलिए वह परसेल डची में रहने वाले आम लोगों के जीवन की परवाह करेगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। निश्चिंत रहें, अगर आपको किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो हम आपकी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा मेरे पास अभी भी 5 लाख किलोग्राम से अधिक बांस का चावल है। यदि आप चाहें तो आप इसे ले जा सकते हैं। लौरा एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने सच में नहीं सोचा था कि झाओ हाई के हाथों में अभी भी इतना सारा बांस का चावल हो सकता है। ये बहुत ही अप्रत्याशित था। जाहिर है झाओ हाई के पास इतना भंडार होना नामुमकिन था। लौरा का अपना भंडार खत्म होने से पहले ही झाओ हाई ने भंडार जमा करना शुरू कर दिया था। सटीक कहें तो आपात स्थिति के लिए उसने जो बांस चावल जमा किया था वह सिर्फ 5 लाख किलोग्राम नहीं था, बल्कि लगभग 15 लाख किलोग्राम था। झाओ हाई ने सारा चावल एक साथ नहीं निकाला था, बल्कि उतना ही निकाला था जितना हर बार की यात्रा के लिए पर्याप्त हो। लौरा अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, ये लौरा महोदय को धन्यवाद देती है। अगर इस बार हम बड़ी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई हार गए तो वे बड़ी कंपनियां संभवतः अपने खाद्य भंडार जारी करना शुरू कर देंगी। तब तक महोदय को इतनी बड़ी मात्रा में भोजन तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। झाओ हाई थोड़ा हैरान था, लेकिन वो समझ गया था कि क्या होगा। अगर ये बड़ी कंपनियां सचमुच दूसरे या तीसरे एल्डर को तुरंत सत्ता हथियाने में मदद करती हैं तो वे अपने द्वारा जारी किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमत कम कर सकती हैं। इससे परसेल डची का बाजार थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाएगा। वे अपने समर्थित व्यक्ति की मदद करके सत्ता सुरक्षित करेंगे, जिससे शुरुआत में उन्हें कुछ नुकसान होगा। हालांकि ऐसा था, लेकिन अगर जिस व्यक्ति की उन्होंने मदद की थी वह पद हासिल कर लेता तो वे परसेल डची के भीतर बाजार पर अपना दबदबा बना लेते। जब वह समय आएगा तो अगर वे पैसा कमाना चाहें तो यह उनके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है मिस लौरा, झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं फिर से कहता हूं, अगर कभी आपको कोई परेशानी हो तो आप स्टोनी माउंटेन आ सकती हैं। मैं 9वें रैंक के दुश्मन से भी आपकी रक्षा कर सकता हूं। अगर यह पहले की बात होती तो लौरा को प्राचीन जादुई उपकरणों के इस्तेमाल पर शक होता, लेकिन अब उसे कोई संदेह नहीं था। याद रहे, ग्रीन ने भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल किया था। भले ही उसने इसे देखा ना हो, लेकिन ग्रीन वाकई 9वें दर्जे के विशेषज्ञ से बच निकला था और अपनी जान बचाई थी। यह एक तथ्य था। इसी प्रकार लौरा को अब प्राचीन जादुई उपकरण का महत्व समझ में आ गया था। लौरा ने झाओ हाई को प्रणाम किया और कहा, महोदय, लौरा आपका धन्यवाद करती है। झाओ हाई मुस्कुराया। सुश्री लौरा, इस बार जब आप निकली तो उन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी, है ना? अगर ऐसा है तो जल्दी वापस मत आइए। रात के खाने पर रुकिए। मैंने सुश्री लौरा को पसंद आने वाली फायरफिश डिश तैयार की है। लौरा मुस्कुराते हुए मान गई और थोड़ी देर रुकने के लिए राजी हो गई। अभी खाने का समय नहीं हुआ था, इसलिए झाओ हाई ने लौरा के आराम करने के लिए एक कमरा बुक करवा दिया। लौरा के बैठक कक्ष से चले जाने के बाद झाओ हाई ने ग्रीन की ओर देखा। दादाजी ग्रीन, इस मामले में आपकी क्या राय है? ग्रीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें आपस में लड़ने दो। वैसे भी इससे हमें कोई फायदा नहीं है। अगर वे बड़ी कंपनियां सचमुच हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करती हैं तो हम नरमी नहीं बरतेंगे। दूसरी तरफ ड्रंक को सूचित करो और उन्हें सतर्क रहने को कहो। अगर वे बफी को देखें तो उन्हें तुरंत वापस लौट आना चाहिए। अगर बफी कैरियन स्वैम्प जा रही है तो क्या हुआ? इतने सालों में बहुत से रैंक 9 कैरियन स्वैम्प में गए हैं। अंत में उनमें से कुछ ही जीवित वापस आए हैं। अगर बफी जीवित लौटती है तो हम पहले उसका निरीक्षण कर सकते हैं। अगर वह घायल है तो हमें उसे हमेशा के लिए यही रखना होगा। इस तरह हम परसेल कबीले को सहारा देने वाली विशाल भुजाओं में से एक को तोड़ सकते हैं। झाओ हाई हल्के से मुस्कुराया। मैंने सोचा भी नहीं था कि बात इस तरह बिगड़ जाएगी। और याद है, लौरा ने कहा था कि इवान ने चुपके से हमारी मदद की थी। आपको क्या लगता है, ये बात सच है या झूठ? ग्रीन ने भारी स्वर में कहा, यह बात सच होने की संभावना है। मुझे लगा था कि परसेल कबीले के तौर तरीके कुछ अलग थे और यह इवान का काम नहीं लगता। मैंने इवान को पहले भी देखा था और वह कृतघ्न व्यक्ति नहीं लगता था। मुझे हमेशा से यह बहुत अजीब लगा। कबीले का सरदार बनने के बाद इवान इतना क्यों बदल गया? साथ ही हमारे कबीले को ब्लैक वेस्ट में बसाया गया था और वास्तव में महान अभिजात वर्ग द्वारा हमारा सफाया नहीं किया गया था। मुझे हमेशा से लगता था कि इस मामले में किसी ने हमारी मदद की है। अगर मेरा अनुमान सही है तो मुझे डर है कि यह इवान ही हो सकता है। झाओ हाई ने सिर हिलाया और पूछा, तो क्या हमें इवान की मदद करनी चाहिए? ग्रीन मुस्कुराया। हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए ताकि हमारी पोल न खुले। लेकिन अगर हमने इसमें हस्तक्षेप किया तो परसेल परिवार और बड़ी कंपनियों के गठजोड़ से जवाबी हमला शुरू हो सकता है। आपको याद रखना चाहिए कि इस समय हमारी स्थिति एक काले जादूगर जैसी है। इस तरह का व्यक्ति महाद्वीप में लोकप्रिय नहीं है। झाओ हाई ने इस बारे में सोचा और फिर जवाब दिया, खैर अभी तो हम सिर्फ दर्शक बनकर रह सकते हैं। हम अपनी पहचान उजागर नहीं होने दे सकते, इसलिए इस मामले में हम भाग नहीं लेंगे। वैसे भी लौरा इवान की मदद जरूर करेगी। अगर लौरा असफल होती है तो इसे हमारी भी असफलता माना जा सकता है, इसलिए मुझे डर है कि हम ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। ग्रीन मुस्कुराया। ये सच है कि अभी हम अपनी पहचान उजागर नहीं होने दे सकते।
एक बार उजागर हो गई तो पूरे महाद्वीप में हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सौभाग्य से हमारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए लोग हमारे खिलाफ जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब तक हम कोई गड़बड़ी शुरू नहीं करते तब तक हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। झाओ हाई ने सिर हिलाया। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो हमें लॉरा की भी मदद करनी चाहिए। अगर लॉरा नाकाम हो जाती है तो हमारे पास अपने उत्पादों को भेजने की जगह नहीं होगी। अंतरिक्ष में बहुत सारी चीजें बनती हैं, अगर हम उन्हें बेच नहीं पाए तो यह अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं, ग्रीन ने जवाब दिया। अगर लॉरा को सचमुच कोई खतरा होता है तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे। आखिर उनके साथ हमारा रिश्ता दोनों तरफा है, इसलिए अगर हम मदद करते हैं तो कोई कुछ नहीं कह सकता। झाओ हाई ने सिर हिलाया। दादाजी ग्रीन, कृपया जाकर लॉरा का अभिवादन कीजिए। मैं दादी मेरिन से दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए कहूंगा। रास्ते में मैं ड्रंक को बफी के बारे में खबर भी बता दूंगा। ग्रीन ने सिर हिलाया और मुड़ गया। झाओ हाई उस जगह में गया जहां मेरिन इस समय दासों को प्रशिक्षण दे रही थी। उसने दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए मेरिन को उस जगह से बाहर निकाला। उसके बाद उसने ड्रंक को बफी के बारे में खबर दी और उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी। अंतरिक्ष में प्रवेश करते समय दास दुखी थे, लेकिन अब उनकी हालत काफी बेहतर थी। ये झाओ हाई के नीली आंखों वाले खरगोशों को बांटने के फैसले का नतीजा था। इस बार अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद झाओ हाई ने उन्हें मांस और सब्जियों से भरपूर भोजन दिया। अंतरिक्ष के बाहर की तुलना में यह व्यवहार कहीं बेहतर था। इससे उनका मूड धीरे धीरे सुधरने लगा। इसके अलावा झाओ हाई ने उनसे वादा किया था कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने से पहले जो चीजें वे पीछे छोड़ आए थे वे बाहर आने पर उन्हें वापस दे दी जाएंगी, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने मेरिन को उन्हें पढ़ना सिखाने के लिए कहा, जिससे गुलामों को और भी अच्छा महसूस हुआ। जब मेरिन को पता चला कि झाओ हाई चाहते हैं कि वह लॉरा के लिए दोपहर का खाना बनाए तो वह बहुत खुश हुई। उसकी नज़र में झाओ हाई ने अभी तय कर लिया था कि लॉरा ही उनकी पत्नी बनेगी, हालांकि उन्होंने अभी तक ये बात जाहिर नहीं की थी। कम से कम लॉरा का यहाँ अक्सर आना अच्छा होगा। अगर वह हर दिन आए तो और भी अच्छा होगा। झाओ हाई ने मेरिन के चेहरे के भावों को असहायता से देखा। मेरिन को बाहर निकालने के बाद झाओ हाई ने अंतरिक्ष से बाहर जाने की जहमत नहीं उठाई। वह बस अंदर ही रुका रहा और रात के खाने का समय होने तक बाहर नहीं निकला। झाओ हाई की प्रतिक्रिया देखकर मेग को राहत महसूस हुई। उसे सचमुच डर था कि झाओ हाई को भी लॉरा के साथ रहना पसंद आएगा और जब समय आएगा तो वह उसे नहीं चाहेगा। झाओ हाई गुलामों को सिखाने नहीं गया, इसके बजाय उसने उन्हें आराम करने दिया। फिर वह, मेग और वुडहेड अंतरिक्ष के हॉल में बैठ गए। उसने लॉरा द्वारा पहले बताई गई खबर को मेग को दोहराया। मेग ने सच में नहीं सोचा था कि मामला इस तरह बिगड़ जाएगा। झाओ हाई की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वुडहेड ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अच्छा है, उन्हें आपस में लड़ने दो। जितना ज्यादा वे लड़ेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। अगर वे आपस में लड़ेंगे तो उन्हें हमें परेशान करने का समय नहीं मिलेगा और हम सुरक्षित रह सकेंगे। हालांकि मेग की चिंता वास्तव में किसी और बात को लेकर थी। उसने झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, गुरुजी, अगर ग्रैंड ड्यूक इवान ने सचमुच गुपचुप तरीके से हमारी मदद की है तो क्या परसेल परिवार के साथ आपका समझौता अभी भी वैध नहीं रहेगा? झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, ऐसा होना नामुमकिन है। आखिरकार शादी का प्रस्ताव तो वापस ले लिया गया है, इसलिए अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर इवान ने सचमुच चुपके से हमारी मदद की भी है तो हम या तो उसकी मदद करने का मौका ढूंढेंगे या फिर मैं बाद में उनसे कोई समझौता कर लूंगा। मैंने ये भी सुना है कि परसेल रियासत में इवान की बेटी की इज्जत अच्छी नहीं है। हमारा बुरा खानदान ऐसे लोगों को अपने यहाँ नहीं रख सकता। हमारी छोटी मेग इवान की बेटी से 1000 गुना बेहतर है। टिप्पणियां। इस अध्याय का मेटालाइजर अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। यदि आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स को अवश्य देखें। धन्यवाद। 1. मूल रूप से उसने गणना की कि डची को प्रतिदिन केवल एक निश्चित मात्रा में भोजन की आवश्यकता है और उसने भोजन के अपने पूरे भंडार से डची को भर देने के बजाय उतनी ही मात्रा निर्धारित की। यह पहली बार था जब झाओ हाई ने मेग को छेड़ा था, इसलिए वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। फिर मेग शर्म से लाल हो गई और मुंह फुलाकर बोली, मास्टर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। झाओ हाई हल्के से मुस्कुराया और मन ही मन राहत महसूस की। हालांकि झाओ हाई एक ओटाकू था और उसे कभी प्यार नहीं हुआ था, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। उसे लगा कि मेग उसे थोड़ा पसंद करती है। कुछ समय साथ बिताने के बाद झाओ हाई को मेग बहुत अच्छी लगने लगी थी। वह मेग को चिढ़ाता था ताकि उसकी प्रतिक्रिया देख सके। अगर वह गुस्सा नहीं होती तो इसका मतलब था कि मेग उसे पसंद करती है, जिससे उसे राहत मिलती थी। जब झाओ हाई ने मेग को छेड़ा तो वुडहेड भी हैरान रह गया, क्योंकि उसने भी पहली बार उसे ऐसा करते सुना था। हालांकि उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मेग का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसका दिल मन ही मन खुश था। वह लंबे समय से झाओ हाई के साथ थी, फिर भी उसका व्यवहार उसके लिए न तो कठोर था और न ही नीरस। वह झाओ हाई के प्रति अपने प्रेम भावों को प्रकट करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और केवल मौन भाव से ही उन्हें व्यक्त कर रही थी। हालांकि झाओ हाई ने आज ये बातें कहीं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मेग के दिल में खुशी की लहर दौड़ने का कारण भी ये नहीं था, बल्कि खुशी इस बात की थी कि झाओ हाई ने उसकी तारीफ इस तरह की थी मानो वो किसी प्रेमिका की तारीफ कर रहा हो। भले ही ये मजाकिया लहजे में कही गई हो, लेकिन पहली बार प्यार में पड़ी एक युवती के दिल की धड़कन तेज होने से नहीं रुकी। झाओ हाई ने मेग को हद से ज्यादा परेशान नहीं किया।
वह जानता था कि मेघ बहुत संवेदनशील है, इसलिए अगर वह कुछ और कहता तो मेघ शर्मिंदा हो सकती थी और भाग सकती थी। वह मीठी मीठी बातें करने वाले के रूप में नहीं पहचाना जाना चाहता था, यह उसका स्वभाव ही नहीं था। तीनों की कुछ देर बातचीत के बाद झाओ हाय को लगा कि समय कम है, इसलिए उसने मेघ को अंतरिक्ष से बाहर ले जाने का फैसला किया। लॉरा पहले भी मेघ से मिल चुकी थी, इसलिए अगर वह आज मौजूद नहीं होती तो लॉरा को शक हो सकता था। इसलिए झाओ हाय मेघ को अपने साथ अंतरिक्ष से बाहर ले आया। उसने वुडहेड को दासों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। बाद में मेघ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और उसे उनके पास भेज दिया गया। लॉरा और नीर भोजन कक्ष में पहुंचे। झाओ हाय पहले से ही बैठे हुए थे और उनका इंतजार कर रहे थे। लॉरा ने झाओ हाय का अभिवादन करते हुए कहा, हमने साहब को बहुत देर तक इंतजार करवाया, कृपया हमें माफ करें। हम गाड़ी में इतनी देर तक सफर करने से थक गए थे और अनजाने में सो गए थे। झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं भी अभी अभी तो आई थी। मिस लॉरा, कृपया बैठ जाइए। आप आराम से रहिए और ज्यादा शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरिन और मेघ ने खाना मेज पर रख दिया, तभी ग्रीन झाओ हाय के बगल में बैठ गया। आज के खाने में मुख्य रूप से रोटी थी, साथ में ढेर सारी सब्जियां भी थीं, हालांकि उनमें से अधिकांश का स्वाद लॉरा पहले ही चख चुकी थी। लॉरा ने ये सुगंधित व्यंजन खाए जो केवल झाओ हाय के घर पर ही मिल सकते थे। वह आमतौर पर अपने घर पर ये व्यंजन नहीं खा पाती थी। इसका कारण सामग्री की कमी नहीं थी, बल्कि यह था कि वह इन्हें बना नहीं सकती थी। अचानक लॉरा को पता नहीं था कि वह सिर्फ कल्पना कर रही थी या नहीं, लेकिन उसे लगा कि झाओ हाय की नौकरानी की आंखों में कुछ शत्रुता झलक रही है। उसे ये भी महसूस हुआ कि झाओ हाय के रसोइये की आंखों में भी कुछ अज्ञात सा भाव भरा हुआ है। इससे उसका शरीर असहज हो गया। इन्हीं भावनाओं के चलते लॉरा ने खाना खाने के तुरंत बाद अलविदा कहा और चली गई। उसे झाओ हाय के आसपास के लोग समझ नहीं आ रहे थे। वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? आखिर बात क्या थी? लॉरा एक संदूक पर बैठी हुई थी और सोच में पड़ गई। उसके चेहरे पर शिकन आ गई। नीर ने लॉरा की ओर देखा और हंसते हुए बोली, छोटी बच्ची, क्या तुमने मालिक की नौकरानी को देखा है? वह तुम्हारे प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रही है। लॉरा हैरान रह गई। उसने मुड़कर नीर की ओर देखा। तुमने भी देखा? मुझे लगा कि मैं बस कल्पना कर रही थी। क्या मैंने नौकरानी को नाराज किया है या ऐसा कुछ किया है जिससे साहब नाराज हो गए हैं? नीर ने राजकुमारी की ओर कोमल मुस्कान के साथ देखा और कहा, युवती, तुम सच में नासमझ हो। अगर तुमने गलती की भी तो कोई बात नहीं। तुमने नौकरानी की नजर साहब की ओर नहीं देखी। मुझे तो वो नजर प्यार भरी लगी। उसके लिए वो तुम्हें अपनी प्रतिद्वंदी समझती है। और उस रसोइया को याद करो जो तुम्हारी पीठ को घूर रही थी। मैंने सुना है कि बड़ी पीठ वाली महिलाओं की प्रजनन क्षमता अच्छी होती है। मुझे लगता है कि वो रसोइया तुम्हारी पीठ को देखकर ही अंदाजा लगा रही थी कि तुम्हारी प्रजनन क्षमता अच्छी है या नहीं। लॉरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर गुस्से से बोली, बदबूदार लड़की, इस पागलपन भरी बात को हर रोज दोहराना बंद करो। चूंकि तुम्हें भावनाओं और प्यार के बारे में पता है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कोई ढूंढ लूं जिससे तुम्हारी शादी करवा सकूं। नीर ने बस एक और कोमल मुस्कान दी। युवती, नाराज मत हो। मैंने जो कहा वो बस तथ्य है। युवती को देखकर लगता है कि तुम बच्चे को जन्म देने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य हो। लॉरा का मन कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। वह उलझन में थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरिन और मेग उसे क्यों देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और उसने सोचा कि शायद उसने झाओ हाय को नाराज कर दिया है। अब जब नीर ने बात की तो उसे फिर से याद आया कि मेरिन और मेग उसे कैसे देख रही थी। वाकई नीर की बात से ऐसा ही लग रहा था। नीर की आत्मा शुद्ध थी, इसीलिए वह जानवरों से संवाद कर सकती थी। इसी तरह वह लोगों के व्यवहार में होने वाले बदलावों के प्रति बहुत संवेदनशील थी। इसलिए उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि मेरिन और मेग अक्सर लॉरा को देखती थी। लॉरा सोच में डूबी हुई थी क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेग उसे अपना प्रतिद्वंदी मानेगी। जहां तक वह समझ सकती थी, उनके द्वारा उसे इस नजर से देखने का कारण ये था कि उसने कुछ गलत किया था और झाओ हाय को नाराज कर दिया था। अगर यह महज एक गलतफहमी होती तो अच्छी बात होती, लेकिन अगर इसका कारण वाकई झाओ हाय था तो मामला बहुत गंभीर था। शायद इसी वजह से मेग ने झाओ हाय के सामने भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार दिखाया। इन विचारों के साथ लॉरा शर्मा गई। आमतौर पर अगर झाओ हाय वजह होता तो उसे चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन उससे चिंता नहीं थी, बल्कि थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह हल्की सी हंस पड़ी। लॉरा बहुत शांत स्वभाव की थी। क्विन जॉन ने उन्हें बचपन से ही समझदारी से काम लेना सिखाया था। जब भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उन्हें शांत रहना चाहिए। एक सफल व्यवसाय बनने के लिए यही सबसे बुनियादी आवश्यकता होती है। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर वह तुरंत सोचने लगी कि वह क्या कर रही है। नतीजा ये हुआ कि उसे चक्कर आने लगे, यहाँ तक कि उसे लगा जैसे वह बेहोश होने वाली है, लेकिन उसे अभी भी कोई सुराग नहीं मिला था। आखिरकार उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया, लेकिन इस मामले ने उसकी भावनाओं के साथ उसके दिल में एक बीज बो दिया था। जब वह घर लौटी तो क्विन जॉन पहले ही वापस आ चुके थे और अध्ययन कक्ष में चाय पी रहे थे। लॉरा अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई, नौकरों को इशारा करके विदा किया और फिर क्विन जॉन से फुसफुसाकर बोली, दादाजी क्विन जॉन कैसा रहा? क्विन जॉन हल्के से मुस्कुराया। हो गया। इवान के पास सचमुच शक्ति है और उसकी शक्ति कमजोर नहीं है। परसेल कबीले के सभी मध्यमार्गी बुजुर्ग उसके अधीन हैं। उसने चुपके से उन बुजुर्गों से शुरू से ही धैर्य रखने को कहा था और बस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अब उन्हें ऐसा करने का मौका मिल गया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसका साथ कौन दे रहा है। वह परसेल कबीले के संरक्षक देवताओं में से एक सार्वभौमिक उत्पत्ति तलवार संत है। वह इवान के दादा भी हैं। लॉरा एक पल के लिए रुकी, फिर खुशी से बोली, बहुत बढ़िया। ऐसे समर्थन के साथ अब चीजें संभालना आसान हो जाएगा। हालांकि चूंकि सार्वभौमिक उत्पत्ति के तलवार संत इवान के दादा हैं, तो जब इवान को सिर्फ नामात्र का मुखिया माना जाता था तो उसने कुछ क्यों नहीं किया। साथ ही अगर इवान को इन सब बातों की जानकारी थी तो कैसर और एल्डर्स असेंबली के लोगों के प्रति उसे इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। क्वीन जॉन मुस्कुराया। यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट किस तरह का अस्तित्व है, बेशक वह जानता था, बस उसने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा इसलिए ताकि इवान अनुभव प्राप्त कर सके, अन्यथा वह कबीले का मुखिया बनने के योग्य नहीं होता। इसके अलावा परसेल कबीले में एक परंपरा है कि केवल कबीले का मुखिया ही संरक्षक देवताओं को देख सकता है। कोई और व्यक्ति ऐसा करने के योग्य नहीं था। शायद यही कारण है कि कैसर को यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट के बारे में पता नहीं था। इसके अलावा यूनिवर्सल ओरिजिन स्वॉर्ड सेंट विंसेंट बफी से कई दशक पहले ही 9वें रैंक का था। परसेल कबीले में उसकी पहचान केवल इवान ही जानता होगा। लॉरा खुशी से खड़ी हो गई और इधर उधर घूमने लगी। उसने उत्साह से दोहराया, बहुत बढ़िया। इतनी ताकत के साथ उनसे मिलना वाकई अद्भुत है। दादा क्वीन जॉन, ग्रैंड ड्यूक इवान ने क्या तैयारी की है। क्वीन जॉन हल्के से हंसे। हमें उन्हें अपनी चालें चलने देनी चाहिए। ये बड़े कबीले चाहते हैं कि प्रथम मुखिया पद छोड़ दे, इसलिए वे खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। प्रथम मुखिया इस मामले को सुलझा नहीं सकते और इससे स्वाभाविक रूप से उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ाने से हमारे लिए बड़ी बाधा खड़ी हो जाएगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वे जल्द ही हमसे संपर्क करेंगे और शायद हमें धमकी भी देंगे। इसलिए हम इस अवसर का उपयोग श्री झाओ हाई को आमंत्रित करने के लिए करेंगे। हम खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने देंगे, जिससे प्रथम मुखिया को पद छोड़ना पड़ेगा। फिर इवान हमारे सहयोग से खाद्य पदार्थों की कीमतें कम करवाकर इस अवसर का लाभ उठाएगा। इसके बाद सार्वभौमिक उत्पत्ति का तलवार संत आगे आएगा और कार्रवाई करेगा, जिससे कबीले के मुखिया के रूप में इवान की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन हमें अधिक भोजन की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार खाद्य पदार्थों की कीमतें गिरने पर बहुत से लोग भोजन खरीदना शुरू कर देंगे। इसलिए हमें खाद्य सामग्री तैयार करके उसका भंडार करना चाहिए। भले ही उन्हें खरीदना महंगा हो, हमें उन्हें सस्ते में बेचना चाहिए। लॉरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या संयोग है, जब मैं श्री झाओ हाई के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास 5 लाख किलोग्राम से अधिक अनाज है। अगर हम इसे लेने के लिए तैयार हैं तो हम इसे तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, क्या श्रीमान ने पहले से ही इसके बारे में सोच लिया था। क्वीन जॉन एक पल के लिए टकटकी लगाकर देखता रहा। उसने लॉरा की ओर हैरानी से देखा और पूछा, युवती, क्या आपका मतलब यह है कि सामान्य खाद्य आपूर्ति के अलावा आपको 5 लाख किलोग्राम अनाज भी मिल सकता है। लॉरा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। साहब ने कहा कि उनके पास फिलहाल 5 लाख किलोग्राम से अधिक है। मुझे ठीक से नहीं पता कि कितना और है, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह 7,50,000 किलोग्राम से कम नहीं होगा। क्वीन जॉन ने कहा, वह 5 लाख किलोग्राम अनाज निकाल सकता है और फिर भी प्रतिदिन 1,75,000 किलोग्राम की आपूर्ति कर सकता है। आखिरकार उसका क्षेत्र कितना बड़ा है। लॉरा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा कि वह भी इस मामले को लेकर उत्सुक थी, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की थी। झाओ हाई के शरीर में कई रहस्य छिपे थे जिनके बारे में उसे पता नहीं था। अब तक झाओ हाई से उसकी पहली मुलाकात को ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसने इन बातों का जिक्र नहीं किया और न ही पूछा। क्वीन जॉन की सांस एक पल के लिए फूल गई। खैर, मैं अभी हमारे पास मौजूद आपूर्ति का प्रबंधन कर लूंगा। इस बीच जब तक ये बड़ी कंपनियां हमसे संपर्क करने नहीं आती, तब तक आप श्रीमान से दोबारा मिले। श्रीमान को सब कुछ समझाएं और इस मामले पर उनसे स्पष्ट रूप से बात करें, साथ ही उनसे मदद भी मांगें। लॉरा ने सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है, मैं करूंगी। मैंने देखा है कि साहब को परसेल परिवार के मामलों की ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि यह मामला साहब से संबंधित नहीं है, फिर भी हम मान सकते हैं कि वे मदद करेंगे। क्वीन जॉन ने ठीक समय पर सिर हिलाया। वह मुड़ा और खिड़की से बाहर देखने लगा। जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता, परसेल बची ही हमारी दुनिया रहेगी। लॉरा की आंखें भी चमक उठी जब उसने उत्साह से खिड़की से बाहर देखा। टिप्पणियां। क्या किसी को अभी भी विज्ञापनों से संबंधित कोई समस्या है? फॉन्ट आकार के बारे में क्या? यदि कोई समस्या है तो कृपया बेझिझक बताएं। इस अध्याय का मेटालाइजर अनुवाद किया गया है। कृपया रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए टिप्पणी छोड़ें। यदि आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो कृपया लेखक का समर्थन करें। कृपया संपादक के फुटनोट्स को अवश्य देखें। धन्यवाद। 1. मैं कसम खाता हूं कि एडम बुडा एक ऐसा शौकीन मिजाज इंसान था जो हमेशा ऐसा ही करता था। और अगर झाओ हाई एक ओटाकू भी है तो क्या उसे डैंडी एडम की यादें नहीं है? वुडहेड या मेग का इस बारे में इतना अजीब व्यवहार करना समझ से परे है। मुझे तो इस बात की ज्यादा चिंता होगी कि डैंडी एडम फिर से सामने आ रहा है। टूबूसिया बूदान बूजियान बूदान। नमकीन नहीं, फीका नहीं। मूलतः इसका अर्थ है औसत दर्जे का, उत्साहहीन। http://bike.baidu.com/view/150398.html